ये यही में इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडर किस टाइप का ट्रेडर बनना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप कौन है। आप कौन है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आई जस्ट वांट टू स्पेंड मोर टाइम हियर। बोलना ये बहुत आसान है क्योंकि किसी ने अभी तक इस पर टेम्पलेट नहीं बना के दिया है। तो कहने एक टेम्पलेट बना के दीजिए ना, कैसे पता लगे कि मैं कौन हूँ। सब बहुत सिंपल है। मेरे पास कोई आता है और मुझसे पूछता है कि मैं इंटर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं उससे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रोलर कोस्टर राइड पसंद है, बैठे कभी? बोलता नहीं नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने करना ही मत। वो रोलर कोस्टर से भी डेंजरस है। सही है। 5 मिनट 15 मिनट ट्रेडिंग रोलर कोस्टर से डेंजरस है। तो अगर आप रोलर कोस्टर नॉर्मल नहीं बैठ सकते ना, तो आप मार्केट तो छोड़ ही दीजिए। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। और ये वाला भी 1 मिलियन व्यूज़ वाला वीडियो है, तो लंबा चलेगा, लास्ट तक देखना है। दोस्तों फेस टू फेस सीरीज़ बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के। मैंने लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो रिलीज़ किया था, मैंने अपने दिल की बात की थी आपके साथ कि क्यों ये फेस टू फेस इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम के लिए। लोगों को जो नहीं मिल पा रहा था इस फेस टू फेस के थ्रू इजी एक्सेस हो गया है। अब वो और बात है कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, बट मैं बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ। आई हैव रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 196 फेस टू फेस और ये शायद 197th होने वाला है। और ज़बरदस्त दोस्तों, कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फेस टू फेस ग्लोबल में। गुरुजी हैं मार्क मिनर्विनी, आपको याद होगा वो वीडियो हमने इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था उनके साथ में, और फिर हिंदी में हमने उसको डबिंग भी दिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो बहुत गलत बात है, वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को देखने के बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज दैट्स वन लर्निंग यू डेफिनेटली वांट फ्रॉम द मास्टर। उस वीडियो के अंदर में मेरे साथ में उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। यस, आपको याद आ गया होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको याद आ गया होगा। तो मैंने उनसे भी कमिटमेंट लिया था कि आप स्टूडेंट बोलते रहे हो बट आप भी एक मास्टर ही हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कलकत्ता में आओगे मेरे साथ फेस टू फेस रिकॉर्ड करोगे। तो यस, वी हैव हिम टुडे। लेट्स वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस अश्विन पोरवाल। हेलो हेलो व्यू भाई, क्या हाल चाल अश्विन भाई? बहुत अच्छे हैं, ऑल गुड। आप कैसे हैं? मस्त है, मस्त है। और आपको देख के और मस्त हो गए सर। फेस टू फेस का जो आप ये सीरीज चला रहे हैं, आई कैन टेल यू दिस इज़ मस्ट नीडेड फॉर इंडियन कम्युनिटी, बिकॉज इतना इजी एक्सेस कंटेंट का या नॉलेज का पहले नहीं था। पर आप जितना ब्यूटीफुल और सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ऑडियंस इसको ग्रैब करे तो उसका लर्निंग जर्नी बहुत इजी हो सकता है। डेफिनेटली एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू है, वो उसे खुद गैदर करना पड़ेगा, बट लर्निंग बहुत इजी आपने प्रोवाइड किया है लोगों के लिए। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। बड़ा ही सुनने में अच्छा ही लगता है, स्पेशली जब मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भावनाओं से। वैसे आपके साथ जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, हाँ जी, मार्क सर के साथ, बहुत मज़ा आया था। इट वॉज रियली वन ऑफ माई बेस्ट इंटरेक्शन। ऑलमोस्ट 2 लाख व्यू हो गए हैं उस इंग्लिश वीडियो का। अच्छा। और जनरली फेस टू फेस ग्लोबल के इतने व्यूज़ नहीं होते हैं, बिकॉज आधा टाइम तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका लैंग्वेज क्या है। बट हम लोग दोनों ने मिलकर उनसे बातें की तो ऑब्वियसली हमने उनसे और बेस्ट निकलवा पाए हैं उनसे। और उनका जो कंटेंट है वो भी इतना प्यारा है, उनकी बुक्स के थ्रू जो उन्होंने प्रेजेंट किया, लोगों को दिया। और शायद वो लोगों का प्यार ही था जो उन्होंने वीडियो में शायद कुछ न कुछ सीखा होगा। और मुझे लगता है कि हर जगह, हर वीडियो में, हर सेमिनार में या कहीं भी आप जाते हैं, एक लर्निंग आपके काम की होती है जो आपकी पूरी जर्नी को रिचार्ज कर देती है, आपको टर्न आउट दे देती है। और ऐसा मुझे हमेशा मिलता रहा है। That's why I never miss a single opportunity to learn from anyone. ये तो है दोस्तों। ये मैं इनके साथ मुलाकात किया था। हम फेस टू फेस इवेंट्स 2 इवेंट करते हैं साल में, तो हम गोवा में मिले थे। और मुझे नहीं पता था कि इनका ट्रेडिंग जर्नी इतना औसम रहा है। 22 साल से आप मार्केट में? 22 साल से मार्केट में है, तो यू कैन इमेजिन किस तरह का ट्रेडिंग जर्नी रहा होगा इनका। ऑल्दो ही ऑल्सो लुक्स, आप खुद ही 28 साल के लगते हैं तो 22 साल से मार्केट में कैसे पता लगेगा। वहाँ मुझे पता लगा इनकी जर्नी के बारे में। एंड आई आस्क हिम कि यार आपको क्या दरकार है इस इवेंट आने की? यू नो ऑल मार्केट में जो चाहिए पता है आपको, बट दिस थॉट ऑफ हिज कि वो पूरे 3 दिन के इवेंट में भी एक बात भी आ गई तो मेरे लर्निंग को कंपाउंडिंग इम्पैक्ट मिलता है उसका। डेफिनेटली मिलता है, हमेशा मिलता है। रियली आप इंस्पिरेशन है इस मामले में, तो डेफिनेटली।
थैंक यू। और मैं बताऊंगा क्या क्या रीजन है, आप इंस्पिरेशन है। अच्छा अश्विन, मैंने बुक रखा है सर अच्छा। का, ऑल्दो अपने हमको कोई पैसे नहीं मिल रहे प्रमोट करने के, बट लेट मी स्टार्ट विथ हिम फर्स्ट, बिकॉज ऐसा होता है एक स्टूडेंट जो है वो हमेशा गुरु को देता है रिकग्निशन कि भैया हाँ मेरे को फ़ायदा हुआ है, तो मैं फिर ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट यू ऑल्सो बिकॉज यू आर गुरु इन योर ओन वे। तो कब आपने फर्स्ट इनकी बुक पढ़ी या उनका कुछ सेशन किया, कब हुआ था ये और कितना इम्पैक्ट था वो? 2016 में मेरे एक फ्रेंड मिस्टर सुमित चुग, उन्होंने मुझे ये बुक गिफ्ट की थी फर्स्ट टाइम। अच्छा। और बोले इसको पढ़। तो कुछ टाइम तो मैंने इसे नहीं पढ़ी, रख दी साइड में। फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट की एंड आई रियलाइज जब मैं ऐसे पढ़ रहा था कि ये तो मैं खुद हूँ, मतलब दिस इज मी, मतलब ये बंदा जो बोल रहा है ये मैं खुद करता हूँ। और इतना सिंपल तरीके से उन्होंने बुक के अंदर एक्सप्लेन किया था, देन आई रियलाइज। और मेरा फर्स्ट टेम्पटेशन वही रहता है कि जब आप कोई चीज़ आपको सिर्फ बुक के लेवल पे इतना अट्रैक्ट कर रही है, तो व्हाई नॉट टू गो एंड अटेंड हिज सेमिनार और मीट हिम। तो 2016 का ये बात है। देन आई रियलाइज कई बार आप जाते यूएस जाना, उसको अटेंड करना, तो हेजिटेट होता है मन में। तो मैंने एक बार स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई डिड, मैंने 2016 में इनका बुक एक बार पढ़ा पूरा, दोनों बुक है। एक इनका तीसरा बुक और है मोमेंटम मास्टर्स। अच्छा। इट इज अगेन ऑसम बुक। तो ये तीनों बुक को मैंने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, मल्टीपल टाइम पढ़ने का मेरी ट्रेडिंग के अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब और लकीली उस टाइम मार्केट भी इनकी स्टाइल को फेवर करा। 2016-17 वी हैव अ ब्यूटीफुल बुल मार्केट इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप, जो इनका वो है स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला 16 के अंदर। फिर मैंने इनके यूट्यूब पे जितने वीडियोस अवेलेबल थे सारे मल्टीपल टाइम देख दिए। और वो देखने का डेफिनेटली मेरी बैलेंस शीट इम्प्रूव्ड वर्जन में थी। तो मैंने अगर जब इनको मैंने सिर्फ यहाँ पढ़ के और ये कर तो क्यों ना इनके जाके। देन लकीली 2017 आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मैं एटलीस्ट 5 टाइम्स इनकी बुक्स को पढ़ के पूरा क्वेश्चनर बना के, क्वेश्चनर मैंने इनको मेल भी कर दिया था कि ये मेरे डाउट्स हैं। इनके यहाँ से बहुत प्रॉपर रिप्लाई है कि वी नो एवरी आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, यू जस्ट कम। एंड फिर मैं 2017 में आई वेंट देयर और जो उनके साथ किया, तो वो 3 दिन का एक्सपीरियंस वाज ऑसम। मतलब कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ ऑरा के अंदर। आप उस पर्सन के ऑरा में अगर आप 3 दिन तक बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ फीलिंग और लर्निंग होगी। तो बुक्स से लर्न करना और एक 1-to-1 लर्न करने का जो डिफरेंस है वो ऑरा का है, एनर्जी का है। सही बात है। तो वो जो एनर्जी मैंने वहाँ से गेन किया था, और देयर आर 100 ऑफ ट्रेडर्स जो बहुत ही सक्सेसफुल वहाँ पे थे। और उनसे जो मीटअप हुआ, इंडिया से हम 2 लोग थे, मी एंड गौतम, बट दैट वाज अ ऑसम एक्सपीरियंस। और वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स जो मैंने अपने सिस्टम में डाली उनकी। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं एग्जैक्ट उनके वीसीपी पैटर्न या वही कि वही पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उन्होंने मनी मैनेजमेंट रूल्स बताए, जो उन्होंने माइंडसेट की बातें की वहाँ पे, एंड ही वाज राइटिंग अ बुक ऑन माइंडसेट, जो उन्होंने कुछ वहाँ पे दिखाए थे। बाद में बुक बाद में आई, 2018-19 में उन्होंने बुक लॉन्च की थी। बट वो जो बिल्टअप मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था, उसने पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर दिया। एंड मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करूंगा कि हाउ थिंग्स इम्पैक्ट इन लाइफ की। सी 2017 अक्टूबर में करके आया था एंड हमारा मार्केट ने टॉप बनाया 2018 जनवरी में। तो जो उन्होंने मार्केट टॉप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां बताए थे, वो डिक्टो कैरेक्टरिस्टिक्स आई कैन सी ऑन 15 जनवरी मार्केट में वो कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे। आई जस्ट फॉलोड हिज सिस्टम एंड सेव्ड माई लॉट ऑफ कैपिटल। ये मैं जो एक बात बोल रहा हूँ ना कि ये एक पॉइंट अपना पे इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मार्केट के टॉप पे उनके सिस्टम को फॉलो करके अपनी एग्जिट्स बना पाया सिस्टमेटिक तरीके से, उससे जो कन्विक्शन बिल्ड हुआ कि अगर ये एक बार ये प्रोसेस जो इतनी पुरानी ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये दिख रही है, वी कैन ऑल्सो यूज इन अवर मार्केट्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। एंड देन वो जनवरी का हमारा फॉल आया एंड इट सेव्ड मी अ लॉट। तो वो प्रोसेस को आई एम कंटिन्यूसली फॉलोइंग। आज भी इन बुक्स को मैं कभी भी रैंडमली, ये मेरे लिए बाइबल जैसी है, कभी भी उठा लिया, 2 पन्ने पढ़े, उसमें आपको लगता है अच्छा ये पॉइंट तो अभी भी मिसिंग है। सही बात है। स्टिल आई एम मिसिंग दिस पॉइंट। जो हमने फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था उनके साथ, जो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए, उसमें भी कब 5-10 पॉइंट्स ऐसे होंगे मेरे लिए जो मेरे लिए भी न्यू थे कि यार स्टिल आई एम मिसिंग दिस। जो एक उन्होंने इक्विटी कर्व की बात की थी कि उनके जो एक स्टूडेंट है मार्क रिची टू, उनका 7% का ड्रॉडाउन है उनके पूरी जर्नी में। इट वाज ऑसम, इट वाज ऑसम। आई रियलाइज यार मेरा ड्रॉडाउन थोड़ा और ज्यादा, मुझे भी अपना कम करना है। तो दिस इज अ लर्निंग वी कीप
डू व्हेन वी रीविजिट द थिंग्स। ऐसा नहीं एक बार आपने कोई चीज कर ली और बस आपको सब कुछ आ जाएगा, यू हैव टू रीविजिट इट अगेन एंड अगेन। बरोबर है। तो एक बात है कि आपने कहा 2016-17 में आपने उनसे एक एंगेजमेंट बनाया, पर आप 22 साल से मार्केट में, तो बहुत सारी गलतियां की होंगी मार्केट में, खुद लग के। तो एक आपके पास एडवांटेज था कि आप ज़्यादा निकाल पाए उनसे। डेफिनेटली आई एग्री विथ योर पॉइंट विवेक भाई कि मैंने वहाँ जैसे आफ्टर द इवेंट और स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, मैंने उस फीडबैक में ये पॉइंट पुट किया था कि अगर कोई बंदा विथ एक्सपीरियंस वो उनका इवेंट करता है तो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है बजाय कि एक न्यू कमर के। तो डेफिनेटली ये एडेड एडवांटेज तो रहता है आपके एक्सपीरियंस का। तो थोड़ा मैं और पीछे आपके करियर के जाता हूँ, 2016 के पहले। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे वन कि वो कौन सा साल था व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन यू थॉट कि मेरे को ये करना चाहिए। अच्छा, उसके पहले आपके एकेडमिक्स वगैरह, आपका फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा उसके बारे में बताइए हम लोग को। सर आई वाज बिलोंग टू जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली और 2000 मतलब ईयर्स बैक 2000 या 1998-1999 माय फैमिली का बिजनेस वाज अ टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड रेडीमेड इनका बिजनेस था। एंड बीइंग अ ट्रेडिशनल फैमिली 50 साल से वो बिजनेस था, तो फादर ऑल्सो वांट्स मी टू ज्वाइन द बिजनेस और लिटरली मैंने 2 साल वो बिजनेस किया है। सो आई वाज ऑन द शॉप, मेरे लिए एक शोरूम डाला गया था घर में कि अब आपको ये संभालना है। क्या बात है। मैं 1-1.5 साल वो बैठा भी, बट लकीली वो मेरा एजुकेशन का पीरियड भी था। सेम माय एज वाज 19-20। तो मैं स्कूल में, मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर विजित रामावत, वो उनके फादर ब्रोकर थे। अच्छा। तो मैं उससे देखता था, विजित वॉज यूज टू ट्रेड और हम लोग जब बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो अपना जाके ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग की बातें करता था। तो मैं बोलता था ये, वहाँ मुझे कुछ फैसिनेशन होता था, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं था स्टॉक मार्केट का, कोई इंडस्ट्री, बट उसे देखते थे कि ये कुछ कर रहा है। बीकॉम मैंने किया था तो उसका स्टडीज हम साथ में करते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विद हिम, तो वो बोला कि यू कम टू माय ऑफिस, एक दो बार आ देख। तो मैं गया, देखा, बट मजेदार चीज थी, ये छिप के जाते थे। अच्छा। क्योंकि नॉट अलाउड था ये। अच्छा। उस टाइम तो प्योर सट्टा बिजनेस हुआ करता था। सही बात है। तो एंड अगेन एक चीज उस टाइम मैंने और की थी मजेदार, कि ये जब मैं अपना फादर का बिजनेस कर रहा था, साथ में उनके असिस्ट कर रहा था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, आप पता है कॉस्मेटिक कंपनी ऑरिफ्लेम हुआ करती है। अच्छा, नहीं पता। हाँ, okay. तो मैंने वो ज्वाइन किया। अच्छा। और वो किया था सिर्फ एक ही लालच में कि उसमें आप एक कुछ डाउनलाइन बना देते हैं तो आपको कैश अवार्ड मिलता है। अच्छा। तो उसके लिए लालच में किया, वो मैंने 3 साल किया। अच्छा। लकीली वो 3 साल का कैश अवार्ड मुझे नीचे 5000 डाउनलाइन बना के वो मुझे 45,000 का कैश अवार्ड लेने में फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया था। और वो कैश अवार्ड मिला और उसी दिन मैंने ऑरिफ्लेम छोड़ दिया। मतलब शायद मैं उसी के लिए उस फील्ड में था या जो भी, बट मेरी इनिशियल लर्निंग में जब मैं अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में जाके बैठना स्टार्ट किया, और डे 1 का स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं 1 जनवरी 2000 को जब मार्केट में स्क्रीन बैठा, मैं कुछ नहीं समझता था। इन्फोसिस, रिलायंस, सत्यम, विप्रो सब अपर सर्किट थे। आईटी बूम चल रहा था। हाँ, ऑफ कोर्स। सारे अपर सर्किट थे। 1 जनवरी 2000 में आप चालू किए। 1 जनवरी 2000 क्या कोइंसिडेंस है। तो मैं जाके स्टार्ट किया और फिर मैं छिप के 2-4 महीने तक तो दे रहा। फिर फाइनली मैंने फैमिली को बताया कि देखो मैं जा रहा हूँ एंड आई वांट टू डू दिस। तो दे सेड कि नहीं, एकदम दे घबरा गए, मतलब कि अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो, एक काम करो हम दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, हम साड़ी का कर लेते हैं, हम ज्वेलरी कर लेते हैं, वी हैव ऑल द ऑप्शंस बट डोंट गो इन ऑन दिस। देन लकीली आई वाज लकी, मेरे फ्रेंड के जो फादर थे उन्होंने मदर फादर को कन्विंस किया कि ही इज अ गुड लर्नर और ये सीख रहा है और ये बिजनेस है, सिस्टमैटिक है, आप एक चांस दो उसको। देन पेरेंट्स गिव मी 6 मंथ कि आपको पैसे नहीं देंगे, यू टेक योर टाइम। 6 मंथ का आपको टाइम दिया है, आपको जो करना है कर लो। एंड यही 2000 में ही मुझे वो 45,000 का कैश अवार्ड मिला। 2001 में शायद वो कैश अवार्ड मिला। वो 45,000 सर मेरी इनिशियल कैपिटल थी। अच्छा। और मजेदार चीज आपको बताता हूँ, 3 महीने में, जो 3 साल की मेहनत थी, 3 महीने में जीरो कर चुका था। लर्निंग कॉस्ट जीरो हो गया और 50,000 माइनस था। अच्छा। अब मतलब ये कहाँ से लाना है। अच्छा। देन बोरो किया था क्या 50,000 की? नहीं, वो ब्रोकर जो उस टाइम लिमिट्स देते थे। अच्छा। हाँ। तो वो माइनस हो चुका था अकाउंट में। मुझे आई टू पे टू माय फ्रेंड, बट जो मेरे फर्स्ट गुरु रहे, मेंटोर रहे, मिस्टर विजित रामावत, जो मेरे फ्रेंड है, आज भी मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके फादर ने सपोर्ट किया। ही गेव मी 50,000 रुपीज़ का जो फंडिंग होता था उस टाइम ब्रोकर का, वो मुझे दिया। सो 6 महीने लगे उस 50,000 को रिकवर करने में। वो मैंने रिकवर किया 2002 मिड जुलाई से
वाजपेयी जी का रैली स्टार्ट हुआ था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसमें 6 महीने में वो 50,000 रुपये रिकवर हुए और लाइफ का 3 साल निकल चुका था, 2000, 2001 एंड 2002। क्या किया ये सारी स्टोरी में सर बहुत पेशेंस लगा, बहुत बता रहा हूँ आपको। 2000 वाज फुली क्राउडेड, ब्रोकर का ऑफिस पूरा भरा रहता था, सारी चेयर्स। 2001 में सर डीलर भी गायब हो गए थे, मतलब एक क्लाइंट नहीं मिलता था ऑफिस में। उस पेशेंस में बैठ के सीखना, तब एक फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है कि चार्ट करके कुछ होता है, तो उस टाइम हम एक चीज़ समझते हैं, टिप्स, नेटवर्क बनाओ, फ़ोन आएगा, टिप होगा। बट 2000 और ये जो मैंने अपना 50,000 लॉस किया था, ये सब टिप वाला ही स्टोरी में किया था। उस दिन कसम खा लिया कि लाइफ में टिप ना देना है ना लेना है, दोनों काम नहीं करना है, बिकॉज वो आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। बोरोड नॉलेज, बोरोड मनी से स्टॉक मार्केट नहीं होता है। बरोबर है। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, और वो कन्विक्शन खुद के नॉलेज से आता है। बरोबर है। तो वो जो जर्नी था, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुआ। 2002-2003 वाज अ पीरियड जहाँ से फर्स्ट टाइम इनकम स्टार्ट हुई थी। अच्छा। बेसिक इनकम जहाँ, और डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट रहा। उन्होंने 2-3 साल पेशेंस रखा। उन्होंने बोला, पर मदर ने एक बात बोली थी, ये सब तुम कर रहे हो चलेगा, पर तुमको MBA करना है। अच्छा, ओ ये तुम नहीं छोड़ सकते हो। एंड व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? 21 साल? 21 साल। तो मैं स्टार्टेड अर्ली। 19 साल में मार्केट चालू करना एक्चुअली इज अ वेरी गुड डिसीजन यू हैव टेकन। सो मैंने MBA कैसे किया? मैंने बोला बाहर तो जा नहीं सकते, करना ये है। तो इंदौर का जो बेस्ट कॉलेज था IMS, उसमें पार्ट टाइम MBA होता था, सेम फैकल्टी सेम कोर्स पर 3 साल में होता था कोर्स। अच्छा। मॉर्निंग 7:30 ऑफिस से निकलता था, 8 o'clock ऑफिस, 6 o'clock तक ऑफिस में, 6 o'clock से रात को 10 बजे तक कॉलेज के अंदर और 11 बजे घर आती थी। 3 साल का रूटीन था, पूरा 3 साल ऐसे करके MBA किया था। करेक्ट। वो भी कंप्लीट किया साथ में। पर 2004 से आई वॉज लकी, आई फाउंड अ न्यू मेंटर जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम टेक्निकल एनालिसिस सीखा। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैं उनसे 1-to-1 बैठ के सीखा। वो 2004-2005 में मिस्टर राहुल मोहिंदर वॉज देयर। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट कैलकाटा की है, कैलकाटा की, हाँ, बिल्कुल विराटेक डेफिनेटली। yes. और उन्होंने फर्स्ट टाइम 1-to-1 बैठ के, मतलब मैं इसलिए लकी बोल रहा हूँ कि उस टाइम में कोई ये सब नॉलेज नहीं मिलता था, बट उन्होंने 1-to-1 सिखाया और वहाँ से मेरा लर्निंग स्टार्ट हुआ। बट आप MBA करने के बाद में फिर एक नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती है कि मैनेजर बन जाओ, बिजनेस चालू करो, शेयर बाजार में क्या करने का, ट्रेडिंग तो है ना कोई करता है MBA करने के बाद? सर आई गेस शायद बिजनेस माइंडसेट था तो शुरू से। और शायद मुझे लगता ना, मैं जब फादर के शॉप पे बैठा, मतलब मैंने उनको बोला 2 साल बाद, बाबा मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, आई कैन नॉट वेट फॉर कस्टमर टू कम। और सब मुझे शायद मेरी लाइफ में यही में इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडर किस टाइप का ट्रेडर बनना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप कौन है। आप कौन है ये क्वेश्चन देखिए, मैं आई जस्ट वांट टू स्पेंड मोर टाइम हियर। बोलना ये बहुत आसान है क्योंकि किसी ने अभी तक इस पर टेम्पलेट नहीं बना के दिया। तो कहने एक टेम्पलेट बना के दीजिए ना, कैसे पता लगे कि मैं कौन हूँ? सब बहुत सिंपल है। मेरे पास कोई आता है और मुझसे पूछता है कि मैं इंटर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं उससे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रोलर कोस्टर राइड पसंद है, बैठे कभी? बोलता नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने करना ही मत। वो रोलर कोस्टर से भी डेंजरस है। सही है। 5 मिनट 15 मिनट ट्रेडिंग रोलर कोस्टर से डेंजरस है। तो अगर आप रोलर कोस्टर नॉर्मल नहीं बैठ सकते ना, तो आप मार्केट तो छोड़ ही दीजिए। तो ये टेम्परामेंट को समझना, या अगर इसको हम एग्जाम्पल लें कि सहवाग और द्रविड़, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप सहवाग है कि द्रविड़ बाय नेचर। यू आर इम्पल्सिव, यू आर वेरी काम, यू आर डिफेंसिव, आर यू रिस्क टेकिंग? यहाँ रोज रिस्क लेना है, एवरी सेकंड यू आर यू गुड डिसीजन मेकर? आपको डिसीजन लेने में अगर बहुत हमेशा चैलेंज आता है, बिकॉज यहाँ तो इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ते हैं आपको, बहुत फास्ट। तो वो जो चीजें हैं, तो इस पर टेम्पलेट बन सकता है, बट ये टेम्पलेट बनेगा ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का बनेगा। करेक्ट। इससे एक आदमी को रियलाइजेशन हो जाएगा कि भैया वो है कौन। yes. और फिर शेयर बाजार ऐसा है कि इतना कुछ कर सकते हो उसके अंदर में, तो हर पर्सनालिटी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। डेफिनेटली है सर, पूरा समंदर है और 1000 स्ट्रेटेजीज है, आपको सिर्फ एक पिक करना है। पर वो आपको सूट होना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना है कि पूरा सारा लोग जो है वो ऑप्शंस बाइंग कर रहा है तो मैं भी ऑप्शन बाइंग कर लूँ, या ये बंदा ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा है तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर लूँ। नहीं, आप रियलाइज करो कि आप, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शन बाइंग का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैश मार्केट का, सारी स्ट्रैटेजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है कि नहीं? अगर नहीं करता है तो आप कितना ही कोशिश कर लो सर, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो आपको कितना टाइम लगा रियलाइजेशन आने में कि मेरा ये पर्सनैलिटी और मेरे को ये सूट करता है?
सर मुझे लगता है शायद करते करते समझ में आ गया था। अच्छा, मतलब आप सीरियसली आई एम टेलिंग यू 2004-5 में जो लोग मुझे जानते थे, जब मैं राहुल के सेमिनार्स में आता था, तो जो चेन्नई में या जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे 3 मिनट ट्रेडर के नाम से जानते थे। 3 मिनट ट्रेडर, अच्छा अच्छा। आई वाज सो क्विक इन अच्छा, ट्रेडिंग। अच्छा, आई वाज ट्रेडिंग आईपीओज, नई लिस्टिंग आईपीओ 3 मिनट से ट्रेड करता था। अच्छा। आई वाज सो, तो वो मेरा इवॉल्व था, स्टार्टिंग एज था। ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं इवॉल्व हुआ, मैंने अपना टाइम टेम्पलेट चेंज किया, बट इनिशियली आई वाज वेरी क्विक। तो वो अगर स्टाइल किसी का है, इफ यू आर वेरी 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 क्विक इन टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि 3 मिनट में आपको दिन का 50 डिसीजन लेना है। आप इतना ले सकते हो एक्यूरेसी के साथ, तो आपको 3 मिनट में जाना है, अदरवाइज 3 मिनट इज नॉट 3 मिनट। मेरे और आप में ना कुछ मतलब सिमिलैरिटीज दिख रही है। पहला एक तो मैं भी एमबीए, आप भी एमबीए, आप भी इंदौर से एमबीए किया, मैंने भी इंदौर से एमबीए किया है। आपने भी ट्रेडिंग करियर 3 मिनट चार्ट से चालू किया, मैंने भी 3 मिनट चार्ट से चालू किया, बट मैंने कमोडिटीज में किया बिकॉज मैं स्कैल्पिंग से करियर चालू किया। तो 3 मिनट चार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उसको जो इंस्ट्रूमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जैसे डॉलर इंडेक्स है या क्रूड है, ये लार्जली बड़े इंस्ट्रूमेंट्स है जो सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका 3 मिनट का चार्ट। अगर सबके 3 मिनट में ट्रेंड सही है, इसमें भी सही है, इतना दिन मारते जाओ। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उस समय प्राइस इनएफिशिएंसी भी बहुत थी, पैसा बनाना ईजी था। बट कैन आई अज्यूम दैट ये भी इवॉल्विंग साइंस है? ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं यही हूँ तो मैंने फिक्स कर लिया, या यू कैन यू से दैट हर 3-4 साल 5 साल में यू आर ऑल्सो चेंजिंग, योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो चेंजिंग? सो स्ट्रैटेजीज तो बहुत चेंज नहीं की है, बट डेफिनेटली ऐड किया है स्ट्रैटेजी में, रिमूव किया है कई चीज़ों को। इट इज अ कंटिन्यूस, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अनलर्न, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कोर आपका जो है, किसी भी कोई आपका साइंस होगा जो हम लोग एक्चुअली में डिस्कस करेंगे चार्ट वार्ट देख के, टुवर्ड्स द एंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चार्ट देखने से क्या ना, फिर हम लोग उसी में बातें करते रहेंगे। तो कोर जो है हमारा मार्केट को देखने का, वो हमने फ्रीज कर लिया, लेकिन उसमें से प्लस माइनस करते रहते, कोर डिस्टर्ब नहीं करते। सो मैंने स्टार्ट कैश मार्केट से किया था। आई स्टार्ट विद कैश मार्केट ओनली, बट लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा कोई मार्केट, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो मैंने ट्रेड नहीं किया होगा। बीट कमोडिटीज, जब ग्वारगम में तेजी हुआ तो ग्वारगम भी किया, गोल्ड सिल्वर भी किया, नेचुरल गैस भी किया, क्रूड भी किया, और इक्विटीज़ में भी कुछ नहीं छोड़ा। तो रिलायंस का पूरा तेजी किया 2006-7 में, वो सारा किया। DLF, यूनिटेक, इनका तेजी, दीज आर थिंग्स जो मैं कहीं भूल नहीं सकता। यूनिटेक मैंने आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विथ 500 रुपीज, जब इसका भाव 500 था, और वो जो एक्स स्प्लिट बोनस 38,000 हो गया था, वो पूरा रन को एंजॉय किया, मतलब वो सब चीज़ें की है। पर वो जो प्रोसेस है उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन होते गए हैं, मतलब। और ये सारा करने के बाद आई रियलाइज कि कहाँ मैंने रियल में पैसा बनाया है, उसी को फिर मास्टर करना है। तो फिर आपके पास में मतलब रिकॉर्ड होगा प्रॉपर, बिकॉज वो जज करना कि मैंने इसी में पैसा बनाया है और इसी में कंटिन्यू करूंगा, तो हिस्टोरिकल आपके पास पूरा ट्रेड जर्नल होगा आपका। मैं ट्रेड जर्नल तो डेफिनेटली मेंटेन करता हूँ अपना। मैं स्ट्रेटेजी वाइज जर्नल मेंटेन करता हूँ कि मैं अगर पर्टिकुलरली एफ&ओ ट्रेड कर रहा हूँ, या एफ&ओ के अंदर भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसके एटलीस्ट P&L मेरे को पता हो कि इस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर शायद आप मुझसे पूछोगे कि 2018 के अंदर आपको एफ&ओ में मई महीने में प्रॉफिट था कि लॉस था, तो मैं आपको लैपटॉप में खोल के बता सकता हूँ कि मेरे प्रॉफिट हुआ, वो मैं मेंटेन करता हूँ। या पिछले 5 साल में आप पूछोगे कि आपको ऑप्शंस बाइंग में या सेलिंग में कितने पैसे आए, तो मेरे पास मेरे एक्सेल में मेंटेन है कि और ये मैं खुद करता हूँ। इसके लिए मैंने अपने नीचे टीम को नहीं दिया हुआ, ये मैं खुद करता हूँ। तो वो मुझे इंसाइट देता है, जो इंसाइट आपको अपना जर्नल देगा, वो जो मार्केट में हर आदमी होली ग्रेल ढूंढने में लगा हुआ है। और मोस्ट ऑफ टाइम मैंने भी यही किया है सर। मैं सीरियसली 2004 से लेकर 2011-12 तक मैं भी होली ग्रेल के पीछे भागा हूँ। हर इंडिकेटर ट्राई किया है, मतलब कोई सा भी एक इंडिकेटर आप नाम लीजिए, मैंने सीखा हुआ है और ट्राई किया है। बट 2011-12 के बाद रियलाइज कि इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता है, इट इज़ अबाउट माइंडसेट जिससे पैसा बनने वाला है। तो 2012 के बाद लास्ट 10 ईयर्स से मैं माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ। इंडिकेटर देखना बंद कर दिए, टोटल बंद कर दिया। खाली प्राइस और माइंडसेट को कैसे पावरफुल करना है, सारा फोकस उस तरफ चले गया है। अब इंडिकेटर को कैसे परफेक्ट करना है वो देखना टोटल बंद कर दिया है, टोटल बंद कर दिया है। जब भी मुझे पहले ऐसा होता था, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2008 में किसी ने आके बोला कि ये XYZ मूविंग एवरेज है, और ये मतलब मैंने इतना ज़बरदस्त बैक टेस्ट कर लिया है, और इससे तो एकदम फैसिनेशन आता था, मतलब जैसे कुछ मैजिक
का कुछ मिल गया, जादू की छड़ी मिल गई है, बट एट देन रियलाइज की पैसे तो वो एक सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा देता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। देन आई रियलाइज कि जो ये हर इंडिकेटर का, हर टाइम फ्रेम का, हर स्ट्रेटेजी का एक पीरियड होता है, सिर्फ उस पीरियड में वो चीज़ चलती है। तो या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप उस पीरियड को जज कर पाओ, विथ एक्सपीरियंस वो आ सकता है, बट स्टिल मुझे रियलाइज होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम फ्रेम, एक सिस्टम को कंटिन्यूस बेसिस पे रन करते रहो। आपको ये पता होना चाहिए कब ये नहीं चलेगा, उस टाइम पे आपको स्टॉप होना है। तो उसके बाद आपको जो चीज़ डेवलप करना है वो आपका माइंडसेट है। आपको देखना है कि मैं अपना पोजीशन साइजिंग कैसे बढ़ाऊं, मतलब आपको ये देखना है कि जैसे मैं ये क्यों मेंटेन करता था अपना और आज भी क्यों करता हूँ, से मुझे पता रहता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर ईयर में से ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसे नहीं बने तो क्यों नहीं बने, या बहुत पैसे बने तो क्यों बने, क्या मार्केट कंडीशन बहुत फेवरेबल थी या मेरी स्ट्रेटेजी में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो ये जो लर्निंग है मेरी कंटिन्यूस रही, मतलब जैसे 2004 का मैंने आपको बताया कि मैंने राहुल के, उसके बाद मैं कंटिन्यूस मेरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लकीली आई गॉट गुड फ्रेंड्स, मैंने आपको नाम दिया, मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने बुक मुझे गिफ्ट की थी। मुझे आई वॉज नॉट अ गुड रीडर, मैं बिल्कुल भी अच्छा रीडर नहीं था, बट उन्होंने मुझे क्या किया, एक बार मुझे वो सिंगापुर लेके गए एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, अ ट्रेडर कॉल कीनली, ही वॉज इन सिंगापुर, उनका एक अपना सिस्टम था। तो मैं कीनली के साथ बैठा और हम उनका इवेंट कर रहे थे। लंच ब्रेक में मैंने उनसे पूछा ऑसम स्ट्रेटेजी, मेरा सर ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस पर मैं कितना पैसा डाल सकता हूँ। ही सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आज तक याद रखता हूँ। ही सेड अश्विन ये बताओ कि एग्जाम्पल, ही जस्ट गिव मी नंबर, मैं अभी ऐसे नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए लगता है नींद आती रात को? मैंने बोला सर हाँ आ जाती है। अच्छा 5 लाख लगता है नींद आती है? मैंने सर डिस्टर्बेंस तो होता है। 10 लाख? मैंने सर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नींद खराब हो जाएगी। दिस इज यू, इट डज नॉट मैटर कि मेरा सिस्टम कितना जोरदार है या तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। इट इज अबाउट यू कि तुम उस लॉसेस को हैंडल करने कितना कंफर्टेबल हो। हियर कम्स फर्स्ट टाइम जो मुझे कंसेप्ट समझ में आया, दैट इज मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग। अच्छा, आप जिम जाते हैं, फर्स्ट डे आप 5 किलो उठाते हैं, आपको लूंगा 20 किलो उठा लो, आप एक बार में उठा लेंगे, लेकिन आपकी मसल ब्रेक हो सकती है। आपको लूंगा रोज उठा लो, आप रोज नहीं उठा पाएंगे। ये धीरे से आप प्रोसेस इवॉल्व होते हैं। तो वहां मुझे फर्स्ट टाइम समझ आया कि लॉस लेने की कैपेसिटी मसल बिल्डिंग है, पोजीशन साइजिंग बढ़ाने की कैपेसिटी मसल बिल्डिंग है, आपको कैपिटल को हैंडल करने इज ए प्रोसेस ऑफ मसल बिल्डिंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मसल बिल्ड करने पर ध्यान लगाओ। आप ऐसी प्रोसेस बनाओ जहां मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट को हजम करने भी मसल बिल्डिंग है। मतलब हमने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि एक बंदे को 5 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा था, इसमें अपना कौन बना करोड़पति, इवेंचुअली ही लॉस्ट इन 2 years में चला गया, 2 साल में। तो क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रैक्टिस नहीं था, उसको वो 5 करोड़ हैंडल करने की कैपेसिटी था। सर मेरा एक बहुत बेसिक बिलीफ सिस्टम है कि यूनिवर्स का ऐसा सिस्टम है, वो आपको चेक करता है रेगुलर बेसिस पे कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी और नॉट। मतलब अगर मैं आपके जेब में रोज 10,000 रुपये रहता है और मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, हाउ यू आर बिहेविंग। अगर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब है तो वो 2 लाख रुपए आपकी जेब से जाने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल साइंस। वेरी यूनिवर्स रेगुलर बेसिस पे चेक करता है कि क्या, और जो आपकी कैपेबिलिटीज है उससे तो आपको मिल ही नहीं सकता, और अगर मिल भी गया तो इवेंचुअली लॉस हो जाएगा। तो आपको वो मसल बिल्डिंग करनी है, कैपेबिलिटी बिल्ड, लॉस लेने की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, प्रॉफिट को रिटेन करने की कैपेबिलिटी करनी है, पोजीशन साइजिंग में वो काम में आता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो, ये सब में मसल बिल्डिंग। ये सब मैंने कीनली को जो उस टाइम सुना था, तो मेरे वो सिस्टम शायद मैं कीनली को आज भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो एक पॉइंट था मेरा ना, एक बात मैं लेके आता हूँ कहीं से, वो एक बात थी जिसने मेरी लाइफ को वहां से पूरा चेंज किया कि नहीं यार इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागना है। और बुक रीडिंग का वहां से चस्का लगा। मतलब व्हेन यू गो आउट यू मीट पीपल। जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मुझे जब बुक गिफ्ट की, और बड़ी मजेदार स्टोरी, उन्होंने मुझे क्या किया, 5,000 बुक दिलाई, एक शॉप पे लेके गए और बोला ये पढ़ना। अब वो 5-7 बुक लेके मैं घर आ गया। अब मुझे क्यों पढ़ी वो बुक पढ़ी मैंने यार सुमित जी मैं पढ़ लूंगा, मेरे नहीं पढ़ सकता। उन्होंने नया चालू किया और बुक मुझे वो पढ़ी पुरानी, आप रुको। देन मैं पुश्ड हुआ पढ़ने के लिए, बट वहां से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं एंटर होते तो शायद मैं मिनरविनी से नहीं मिलता, शायद मैं कीनली से मिलता। और ऐसे कई अच्छे ट्रेडर्स को मुझे पुश करके लेके गए कि एक बहुत अच्छा सेमिनार है एंड यू हैव टू कम। मैंने बुक कर दिया है, यू हैव टू कम। सही। क्या नाम है उनका पूरा? सुमित चुग जी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर 100%। सो ही इज, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी लगी कि यू आर मेंशनिंग नेम ऑफ पीपल हु हैव मेड एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सर ये पिलर्स हैं, मतलब मैं भूल ही नहीं सकता, जिनके बिना लाइफ अधूरी रह गई। मतलब शायद मैं इनके बिना नहीं, मैं जो हूँ मैं इनके बिना नहीं हो सकता था। सही है, सही है।
अच्छा, आपने एक बात बोली कि आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, बट जितने भी मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़ा पैसा जो बना है, इंक्लूडिंग राकेश जुझवाला जी, डेरिवेटिव्स को लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो एंड लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू द मार्केट जो डेरिवेटिव से ल्योर हो रहे हैं। ऑल्दो सेबी का रिपोर्ट तो बहुत ही गंदा रिपोर्ट कार्ड दे रहा है कि सब मैक्सिमम खो ही रहे हैं पैसा। तो स्केल अप आपने कैसे किया बिना डेरिवेटिव्स के? सर मुझे लगता है ये एक मिथ है। डेरिवेटिव्स में अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने 1 लाख रुपये लगा के 4 लाख रुपये का पोजीशन खड़ा कर लिया, बट एटलीस्ट वो पोजीशन 4 लाख का ही है। आपका रिस्क तो 4 लाख के हिसाब से डिफाइंड होगा, 1 लाख के हिसाब से डिफाइंड नहीं होगा। तो वो एक आपका नोशनल थॉट प्रोसेस है जहां आपको लग रहा है कि मैं बड़ी पोजीशन ले रहा हूं, बट आप रिस्क भी बड़ा कर रहे हो। एंड मार्केट इज नॉट अबाउट पोजीशन साइजिंग, मार्केट इज अबाउट रिस्क। एवरीथिंग इज कम बिटवीन रिस्क। अगर आपका रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड बड़ा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, रिस्क इज टू रिवॉर्ड का इक्वेशन जो है वही मैनेज करना आपका प्रोसेस है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर वो रिस्क रिवॉर्ड का इक्वेशन बहुत अच्छे से मैच नहीं होता है। मेरा पॉइंट ये नहीं कि डेरिवेटिव्स में पैसा नहीं बनता है। मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव्स में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में, सब चीज़ें पैसा बनता है। बट शायद मुझे कैश सूट किया और कैश में धीमे धीमे बिल्ड किया है। मतलब मैं कोई 1 रुपये बोरो नहीं किया है कहीं से कभी भी। कोई जो छोटा मोटा ब्रोकर का फंडिंग कभी होता था उस टाइम पे कि आपने अगर उसको 1 लाख दिया, वो 1,20,000 का पोजीशन लेना दे रहा है, तो वो उतना उस टाइम पे होता था। अब तो वो भी सब खत्म हो चुका है सारा। अब तो एडिशनल मार्जिन रखवा लेते हैं, 20% चाहिए, एडिशनल मार्जिन चाहिए पहले। तो वो टाइम लेकिन जो मैंने बिल्ड किया है वो स्लोली कैश की अर्निंग से ही बिल्ड किया है। जितना जो भी मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो स्लोली कैश की अर्निंग से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कैश में पैसा नहीं बनता है। अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। एक जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, राकेश जी की अगर बात करें, ही इज व्हाई आई यूजिंग हिज नेम बिकॉज ही इज़ वन आइडियल जो ट्रेडर भी बहुत अच्छे थे और इन्वेस्टर भी बहुत अच्छा थे। एक स्टेज पे जाके कभी ना कभी वो लोग बैंकरप्ट हुए, मतलब कभी कुछ बहुत बड़ा गलती किया, ब्लंडर किए, ख़त्म हुए, फिर रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये कैसे गलती कर दी। उसके बाद जब वो चले तो फिर उनको कोई नहीं रोक पाया। तो आपका कभी वो फेज़ आया कि आप मतलब ज़ीरो हो गए और उसके बाद फिर से चालू किया आपने? सो गॉड ग्रेस, लकीली ऐसा सिचुएशन तो नहीं है, बट डेफिनेटली लास्ट दिस 22 ईयर्स डेफिनेटली 1-2 साल ऐसे थे जहाँ मैंने भी लॉस की बैलेंस शीट फाइल की है। ओके। एंड CSAs की भाई बड़ी मुश्किल से पैसा बनाया, आप जरा संभल के, मतलब वैसा। तो देयर आर फेजेस, मतलब सब मार्केट में पैसा हर दिन नहीं बनता है, हर महीना नहीं बनता है। ये भी सीजनल बिजनेस है। तो कैश मार्केट सीजनल बिजनेस है, 6 महीने मार्केट चलता है। आपका मिड कैप स्मॉल कैप एवरेज आप 20 साल का इतिहास उठाओगे तो 2006-07 छोड़ दो, आप 2016-17 छोड़ दो, 2020 और 21 ये 5-6 साल छोड़ के जिसमें साल भर कैश मार्केट चला था, इसके अलावा आप एवरेज आउट 5-6-7 महीना कैश मार्केट चलता है, वो भी 15 डेज, कभी 2 महीना, कभी। और मैं टोटल साल का बता रहा हूँ कि 6 महीना मार्केट चलता है, लेकिन बचे हुए 6 महीने में आपको वेट करना पड़ेगा। तो कैश में रहोगे? कैश में रहेंगे, सिटिंग ऑन कैश। बट ये मतलब सिटिंग ऑन कैश इज अ वेरी टफ डिसीजन। नो, कैश पड़ा हुआ है, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। नहीं, वो एक बहुत बड़ा, ये यहाँ मेंटल मसला है। आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि कैश में आपको, सर मार्केट में कैसा है ना कि आपका ट्रेडिंग इतना सिंपल होना चाहिए कि आप वो पैसा पड़ा हुआ है कोने में, आप बस उठा के लेके आ रहे हो। आपको अगर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो आपकी प्रोसेस इतना बेटर होना चाहिए कि मुझे पता हो कि मैं कब, अब मेरी प्रोसेस जो मेरे स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस है, मार्केट को रीड करने की प्रोसेस है, वो इतनी होगी, वो ऑटोमेटिक आपको पोजीशन को बिल्ड करके दे जब मार्केट आपके फेवर में हो, और ऑटोमेटिक पोजीशन कम करके दे जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा हो। तो ये आपको एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो वही प्रोसेस, तो वही तो बात है। चलिए, आज मैं कोशिश करूँगा प्रोसेस आपसे निकलवाने की। मैं अभी भी उसको साइंटिफिकली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या प्रोसेस होगा, बिकॉज सुनने में ये मुझे लग रहा है आइडियलिस्टिक है जो आप कह रहे हैं, बट इट हैज़ टेकन सो मेनी ईयर्स फॉर यू टू रीच द स्टेज वेयर यू आर स्पीकिंग दिस। कोई नया आदमी अगर चालू करेगा तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा उसको कि कॉन्फिडेंस आने में कि भाई मैं तो हो जाएगा? 2 ईयर्स सर, 2 साल लगेगा। मतलब यू हैव टू गिव, मतलब हो सकता है आपने 2000 में स्टार्ट किया तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। सर मेरे बड़ी अच्छी एक बात बताता हूँ, ये मार्केट में कैसा है ना, आपने काइट फ्लाइंग की, पतंग उड़ाई कभी, है ना, हवा चल रही है तो सबका पतंग उड़ेगा। अब मेरा इसमें पॉइंट ये, जब हवा नहीं चल रही है तो जबरदस्ती आप मेहनत मत करो, अपना एनर्जी मत लॉस करो, अपना एनर्जी को बचा के रखो। जब हवा वापस नेक्स्ट टाइम चलेगी तो फिर उड़ा लेंगे, अदरवाइज चुपचाप बैठ जाओ। और ये हो सकता है सर कि ऐसा पीरियड आए कि 8 महीने हवा नहीं चले,
तो आपको 8 महीने पेशेंस बैठना पड़ेगा। प्रॉब्लम विद द ट्रेडर इज, इंक्लूडिंग मैंने भी गलतियां की है कि आपने क्या किया कि 8 महीने 6 महीने बाजार नहीं चल रहा है तो आप स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर लिए। आप कैश करते करते आप ऑप्शन बाइंग चालू कर दी, आपने ऑप्शन सेलिंग चालू कर दी, या आपने इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया, आप कमोडिटीज में चले गए, आप कहीं और चले गए। आप कमोडिटीज में चले जा सकते हो, मैंने गोल्ड सिल्वर किया जब उसमें ट्रेंड था, जो वो एक बुल रन चला था उसमें। गॉड सीड मैंने तभी ट्रेड की थी जब उसमें ट्रेंड था। So I describe myself as a momentum trend trader. There is a momentum swing trader and there is a momentum trend trader. मैं momentum, मुझे ट्रेंड के अंदर momentum चाहिए. That's what I play. उसके अलावा मैं कुछ भी प्ले नहीं करता हूँ. आपने डेरिवेटिव्स ट्राई तो किया ही होगा. Definitely ट्राई किया. Definitely ट्राई किया. How did you finally come to that judgment कि मेरे लिए कैश मार्केट ही सही है? My results. Your results. And that result is only profit या there are more matrices? How do you measure your result? मोर और लेस एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स जो मुझे डेफिनेटली मैं लाइक टू एक्सप्लेन कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है स्टॉक के चलने की स्पीड का, दैट इज मोमेंटम। ओके, ठीक है। सो एक जनरल रीडिंग है मेरी कि जो F&O में फ्यूचर्स में जो स्टॉक है वो बेसिकली लार्ज कैप्स हैं मोर और टाइम्स, और वो लार्ज कैप्स में आपको 10% या 15% या 20% का प्राइस मूवमेंट आने में 1 महीना लगता है। करेक्ट। कैश मार्केट में वो मोमेंट आपको 4 दिन में मिल सकता है, 5 दिन मिल सकता है। आई एम अ पर्सन जहां मैं हमेशा टाइमिंग करने की कोशिश करता हूँ स्टॉक को कि ब्रेकआउट पॉइंट से मुझे रिजल्ट 4 दिन में चाहिए। अच्छा। तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज डेरिवेटिव्स में आया वो ये आया कि मैं बाइंग तो राइट टाइम पे कर रहा हूँ, पर उसका जो स्पीड है वो इतना स्लो है जो मेरे नेचर को मैच नहीं करता है। दैट्स व्हाट आई एम कहिंग कि मैं क्यों कैश ट्रेडर हूँ, बिकॉज मेरे नेचर को वो स्पीड मैच करती है। सर इससे एक स्टेज और चेंज करते हैं हम, ऑप्शन बाइंग। ये उससे और क्विक है, मतलब कैश की ट्रेड करने से ऑप्शन में जो रिटर्न जो मैं 4-5 दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4-5 आवर्स में आता है। सही बात है। 100% बढ़ जाता है, वो स्पीड मुझसे मैच नहीं होती है। मतलब मुझे वो स्पीड भी डिस्टर्ब करती है। अच्छा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेटल इन बिटवीन। फ्यूचर्स स्लो चल रहा है, ऑप्शंस जो है वो आपका बहुत फास्ट चल रहा है, मैंने दोनों करके देखा, आई एम सेटल विद कैश। उसके अलावा सर ये भी होता है क्या कि बिकॉज डेरिवेटिव्स में मार्क टू मार्केट होता है तो मेंटली वो ज़्यादा बॉदर करता है, कैश में पोजीशन साइजिंग और बेटर तरीके से की जा सकती है? नहीं, मार्क टू मार्केट का ऐसा है कि मैं तो कैश में डेली मार्क टू मार्केट देता हूँ। अच्छा। मिनर्विनी सर सेज यस्टरडेज क्लोज इज योर कैपिटल। ओह, तो आप तो मार्क टू मार्केट कर ही रहे हो। मैं तो मार्क टू मार्केट रोज ही देख रहा हूँ। तो फ्यूचर है कि कैश है? कैश है, डजंट मैटर। लेकिन कैश मार्केट के अंदर में एक्सचेंज तो मार्क टू मार्केट नहीं कर रहा। हाँ, आप कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ कोई मार्जिन सिस्टम नहीं है। ठीक है। बट डेरिवेटिव में मार्जिन सिस्टम है। ठीक है। तो एक फोर्स मार्क टू मार्केट है। ठीक है। तो जब आप अपना टर्मिनल देखते होंगे तो वहाँ तो F&O में तो लाउडली वो बोलता है ये इतना लग रहा है, इतना लग रहा है। कैश में थोड़ा सटल होता है, वो आपको एफर्ट डालना पड़ता है देखने के लिए कि मेरा नुकसान कितना हो रहा है। तो हम कैश में अगर इंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम साइड में एक एक्सेल लगा के रखते हैं, जैसे ही पोजीशन लिया एक्सेल में डाला वो हम दिन भर उसका मार्क टू मार्केट। मतलब आई सजेस्ट कि इंटर फॉर स्पेशली फॉर इंटर ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट का सबसे शानदार सिस्टम ये है कि आप एक सर्टन आप एक डे का एवरेज गेन निकाल लो। मेरा एवरेज गेन रेगुलर बेसिस पे क्या आता है और एवरेज लॉस क्या आता है। जब भी आपके एवरेज गेन के ऊपर प्रॉफिट आना चालू हो जाए, हाँ, आप अपना एमटीएम को स्टॉप लॉस बनाना चालू करो। ओह बाबा। और ये मैं बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया हूं और उनके बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं कि जैसे मान लीजिए उसका एवरेज गेन रोज का 2 लाख रुपए, हाँ, और आज उसको स्क्रीन पे शुरू के 15 मिनट में 3 लाख रुपए दिख रहा है, हाँ, हाँ, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ 70%, बिल्कुल सिंपल रूल, 70% आए, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ भी नहीं, आप सामने से पोजीशन स्क्वायर अप कर दो, एंड दैट इज अ सक्सेस फॉर एंटायर ट्रेडिंग। अगर आप एंटायर ट्रेडिंग में भी फोर्सफुली ट्रेड करोगे कि मुझे मॉर्निंग 9:15 स्टार्ट करना है और 3:30 करना है, सर देयर इज वेरी लेस चांसेस कि आपके रोज पैसे बनेंगे, इनफैक्ट जाने के चांसेस ज्यादा है। बट आपको मार्केट में कैसे बोला कि आपको वो पैसा पड़ा है बस उठा के लाना है, इतना सिंपल होना चाहिए। बरोबर है। बट आप इंट्राडे नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं, हाँ, बहुत कम करते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन साइज तो बड़ी हो गई तो आप इंट्राडे नहीं। इंट्राडे तब करते हैं सर जब वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। आज किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर इतना वॉल्यूम है, इतना मोमेंटम है, तो आप उसके अंदर इंट्राडे कर सकते हो। बट वो इंटेंट ये नहीं रहता है कि सेम डे स्क्वायर अप करके जाए। प्रॉफिट्स आएंगे तो मैं कर भी सकता हूँ। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने अज्यूम किया कि मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ, मुझे 1:4 2 घंटे मिल रहा है, तो वाई टू वेट फॉर 10 days, आई विल ट्राई टू बुक इट। अच्छा, एक बात अपने जब मिले थे तो उसके बाद में आई थी कि आप मार्केट का टॉप को
प्रिडिक्ट कर लेते हैं या एक सेंस आ जाती है आपकी. लेट्स नॉट कॉल प्रिडिक्शन बिकॉज इट इज नॉट, कई बार वो डेटा ड्रिवन नहीं होता है, कई बार हंच भी होता है. तो वन ऑफ द साइंस विच यू टोल्ड मी विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप अपना पोर्टफोलियो को देखिए, अगर वो ब्लीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो निकलने का समय आ गया. इस साइंस को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. सर बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे ही रहा था 2017 का. हाँ. तो 15 जनवरी के बाद सर 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 दिन में आप चेक करोगे ना, 10 जनवरी से 20 जनवरी को निफ्टी चली 500 पॉइंट. मतलब निफ्टी रोज ऊपर जा रहा था और मेरा पोर्टफोलियो रोज माइनस हो रहा था. मतलब मेरा टोटल पोर्टफोलियो का MTM यस्टरडेज क्लोज से डेली माइनस जा रहा था, धीमे धीमे धीमे. दैट वाज अ फर्स्ट साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट. तो मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का. हम उसको डिस्कस करेंगे. मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ का साइन वो इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, मेरा अपना लॉजिक है उसमें. तो उस लॉजिक से मुझे दिख रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो का रिलेटिव स्ट्रेंथ लूज हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू मिड कैप इंडेक्स. मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे जा रहे थे. दैट्स अ साइन, फर्स्ट साइन, अलार्मिंग साइन. और वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने मिनर्विनी सर से सीखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2008 का जो फॉल हुआ मार्केट का, उसमें मेरा जो प्रॉफिट का ड्रॉ डाउन था ऊपर से वो 40% था. हाँ. मतलब ऊपर से 40% प्रॉफिट उड़ गया था. जो मैंने का जो कमाया हुआ था 2007 का जो कमाया हुआ प्रॉफिट था वो पूरा उड़ गया था. कि जनवरी में फॉल आया था, जनवरी फरवरी मार्च में 8 में फॉल आया था. हाँ. तो मेरा 40% प्रॉफिट उड़ गया था जब मेरे स्टॉप लॉस कटे. एंड लकीली कि स्टॉप लॉस काट लिए, नहीं तो वो लोअर सर्किट लगे 4 दिन बाद और सब कुछ. और वो भी शायद मैं आपको वहाँ भी एक लर्निंग में आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक ट्रेंड ट्रेडर है एचसी कोटा. ओके. वेरी 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 मतलब मैंने उनके साथ ट्रेंड ट्रेडर, उनको जो रीड करोगे मजा जाएगा. जिसको ट्रेंड ट्रेडिंग रीड करनी है एचसी कोटा को रीड करे. तो उन्होंने अपने उनसे जब पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि 3 बेस्ट रूल बताओ आप ट्रेडिंग के, तो उन्होंने रूल नंबर 1 बताया स्टॉप लॉस, रूल नंबर 2 स्टॉप लॉस, नंबर 3 स्टॉप लॉस. अच्छा. और उस दिन आई रियलाइज कि स्टॉप लॉस भगवान है. सर 2008 के फॉल में अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो मेरे सारे गेन चले जाते. इट वॉज जस्ट 5 डे स्टोरी, जो मेरे गेन 2 साल के पूरे साफ हो जाते. मेरा वहाँ ड्रॉ डाउन गया था 40%. 2000 आप 12-13 के में जो एक रैली आया था उसके अंदर मेरा ड्रॉ डाउन था 20%. बट 2017 के अंदर से ऊपर से मैंने ड्रॉ डाउन दिया सिर्फ 7%. प्रॉफिट का 7% ड्रॉ डाउन पे आई रियलाइज्ड कि मुझे बाजार से एक बार बाहर होना है. एंड मैंने 1.5 दिन के अंदर अपना पूरा पोजीशन स्क्रैप किया. और उसके बाद आप बजट का देखोगे वो फरवरी में जो फॉल आया था 17 में, तो मार्केट वाज टेलिंग यू, योर पोर्टफोलियो वाज टेलिंग यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट. निफ्टी बाद में गिरा, डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो रहा था. तो ये लोग हम लोग सुनते हैं ना कि निफ्टी के मैनेज किया जा रहा है, निफ्टी मैनेज किया जाता है. ये वही कॉन्सेप्ट है. ये वही कॉन्सेप्ट है. तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया मार्केट कैसा है. हर एक दूसरे से पूछते थे क्या लग रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो देख लो क्या लग रहा है. कुछ पता नहीं जा रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं. बिकॉज अगर आप मुझे बता भी देंगे कि निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है और निफ्टी 500 पॉइंट चल भी गया, मेरा पोर्टफोलियो रोज माइनस जा रहा था. लेकिन सपोज आप कैश में चले गए और मार्केट बाय सम रीजन रिकवर कर गया, तो आपके अंदर फोमो तो आ ही जाएगा कि अरे यार अपने तो कैश में बैठे और यहाँ शेयर बढ़ रहा है, तो आप और ऊपर के भाव पे लेने में बाध्य हो जाएंगे. तो हम आपको एग्जांपल देता हूँ. ब्रेक्जिट का स्टोरी था. आई वाज फुली लॉन्ग और मैं 110% लॉन्ग होगा. मतलब फुल लॉन्ग. एफ&ओ में थोड़ा पोजीशन होगा मतलब. और ब्रेक्जिट का स्टोरी हो गया, निफ्टी नीचे खुला, मेरा सारा स्टॉक एवरेज 5 से 10% नीचे खुला. वो इतना गंदा हुआ था सुबह. बट मेरे सिस्टम में सब में एग्जिट था. 80% स्टॉक मैंने एग्जिट मारा. अच्छा. मतलब लॉस बुक किया. क्योंकि सिस्टम बोल रहा था. बट वही सिस्टम सेकंड डे से वापस बाइंग देना स्टार्ट किया. तो क्या करेंगे आप? 5 दिन के अंदर पूरा पोजीशन लॉन्ग किया और वो ऊपर के प्राइस पे गया. बट सर पैसे वहां भी बने. बट यू हैव टू फॉलो सिस्टम. आप यू डोंट नो कि वो जो ब्रेक्जिट में एग्जिट ले रहा हूँ उसका कितने दिन गिरेगा. सही बात. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइमली एंट्री करवाए और आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए टाइमली एग्जिट करवाए. तो मैंने उन्हीं स्टॉक्स में वापस पोजीशन बिल्ड की वापस. मतलब ऐसा नहीं कि जो स्टॉक नुकसान दे दिया आप उसको बोलते हैं भाई तुम्हारे पे अब नहीं करेगा हम ट्रेड. नहीं सर. मैंने सर बोले आप इंटरव्यू हमने डिस्कस किया, उन्होंने बोला था कि बेस्ट स्टॉक कई बार वो होता है जिसमें आप ऑलरेडी थे. नया स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है. सो डू यू हैव योर ओन यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स कि मैं इन्हीं में ही काम करूँगा? सो मैंने बताया आपको मिड कैप स्मॉल कैप करते हैं, बट उसमें मैं वॉल्यूम्स देखता हूँ. सो अगर एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे तो एवरेज अगर 10 डे एवरेज देखते हैं तो 10 डे का एवरेज 100 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम. 50 करोड़ बेयर मिनिमम और 100 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम. और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम मार्केट ब्रेथ को स्टडी करें, आपका भी स्टॉकेज में मार्केट ब्रेथ का है ऑप्शन आपने दिया और बहुत अच्छा ऑप्शन है वो.
हम भी हमारा मार्केट ब्रेथ का स्टडी करते हैं। Okay. वी हैव ओन पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ वो आपका जो मूविंग एवरेज का सिस्टम है उसके थ्रू 52 हाई लो का, तो हमने अपना सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो मार्केट ब्रेथ भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट एकदम ओवरबॉट में जोन में जा रहा है या ओवर सोल्ड में होना है, तो कहाँ आपको थोड़ा कॉशियस होना है, पोजीशन साइजिंग कम करना है, कहाँ पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है। ये आपका जो सिस्टम है वो खुद वहाँ पे ऊपर में अगर पोजीशन साइजिंग बढ़ाने को दे रहा है तो आप बढ़ाओगे, और वहीं आपको कम करने को दे रहा है तो आप कम करो। The system is such that it is deciding the position sizing also. सर मेरा तो सबसे बिल्कुल सिंपल सिस्टम है पोजीशन साइजिंग का। रोज एमटीएम क्रेडिट हो रहा है तो पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का, एमटीएम डेबिट हो रहा है तो पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का ही नहीं है। Okay. और ये जो मैं आपको जितने सर रूल्स बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, आप वही सारे सिस्टम फॉलो करिए। ये सारा कैश मार्केट के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट आप किसी भी इंडिकेटर, किसी भी सिस्टम, किसी भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब डेली बेसिस पे अगर मेरा एमटीएम माइनस चल रहा है तो मैं ऑब्वियसली अपने पोजीशन को और एग्रेसिवली नहीं बढ़ाऊंगा। बीइंग अ ट्रेडर आपको यही करना चाहिए। इन्वेस्टर का स्टोरी डिफरेंट रहता है, वो बोलता है कि अगर मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं नीचे में भी खरीदूंगा। सर मैंने एक ट्रेडर को बहुत अच्छे से, सो आई एम नॉट 100% मार्क मिनरी गाय, आई एम एक और ट्रेडर है डैन जेंगर करके, ही इज मोर एग्रेसिव, सिस्टम दोनों का सेम है बट ही इज मोर एग्रेसिव, मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। तो डैन जेंगर ने बड़ी बहुत अच्छी बात बोली अपने उसमें एक इंटरव्यू के अंदर। उनसे पूछा गया कि आपको व्हेन यू आर आउट ऑफ द मार्केट, तो फ्रॉम यू वंस यू टुक द पोजीशन, आप कब आपको लगता है कि पोजीशन, बोला मैंने लिया और नहीं चला तो वहीं मैं एग्जिट ले लेता हूँ पूरा। मैंने लिया और नहीं चला तो वहीं मैं उसको एग्जिट ले लेता हूँ। तो अगर अब मैं आपको इसको मनी मैनेजमेंट के एंगल से समझाऊंगा, ट्राइंग टू डू और दैट्स व्हाट आई आल्सो डू। हम आप जनरल रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं कि हमने एक स्टॉक लिया और उसके अंदर हम से 8% का रिस्क हम लोग बोलते हैं कि डेली चार्ट पे 8% का एवरेज रिस्क सब लोग लेते हैं, मतलब इस चार्ट के अंदर। Okay. 6 to 8% का आप यूनिवर्सली जितने ट्रेडर को पढ़ोगे वो 6 to 8% का रिस्क की बात करते हैं। माय डेफिनेशन इज दैट कि अगर मुझे 8% का रिस्क लेना ना, मैं 4 बार में लूंगा, 1 बार में लूंगा। हाउ इट हेल्प मी? तो सर एक बिल्कुल बेसिक सिस्टम है जो मैंने मिनोरिनी से सर से सीखा था, वो था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था बेटिंग एवरेज वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। Okay. तो बेटिंग एवरेज क्या बोलता है कि आप यूनिवर्सली जितने ट्रेडर्स को वर्ल्ड वाइड स्टडी करोगे उनका बेटिंग एवरेज 45 से 55% के बीच में चलता है। बरोबर है। ठीक है, मेरा भी, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आधे टाइम सही हूँ, आधे टाइम लूंगा, बट मैं अगर जब सही होता हूँ तो मुझे हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड की जो इक्वेशन है वो मिनिमम 1:3 चाहिए। वो 1:1, 1:2 पे काम करते हैं, मुझे 1:3, 4, 5, 10, 20 चाहिए। अब अगर मैं 8% का रिस्क रिवॉर्ड लूंगा तो 1:5 40% होगा। वो इतना आसान नहीं किसी स्टॉक में पाना, कैश के स्टॉक में भी इतना आसान नहीं है। तो पॉइंट ये है कि मैं क्या करता हूं, मैं उस 8% मैंने हम क्या करते हैं वीसीपी पैटर्न के अंदर, हम कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम देखते हैं कि एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वहां से ब्रेकआउट होगा। अगर मेरा ब्रेकआउट, मैं किसी ब्रेकआउट पॉइंट से एंट्री ले रहा हूं और उसमें ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री लेते समय 2 चीजें हो सकती है अगर स्टॉक नहीं चला तो। पहली चीज होगी कि या तो मेरा स्टॉक का सिलेक्शन गलत है, या मेरी टाइमिंग गलत है, या तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि मार्केट की कंडीशन राइट नहीं है। तो अगर स्टॉक वहां से चल गया तो मैं 2% की रिस्क 4 बार ले लूंगा, मैं 4 अटेम्प्ट मारूंगा उस ब्रेकआउट पॉइंट पे रादर देन अटेम्प्टिंग कि एक ही 8% का स्टॉप लेने का। समझ गया। तो एक बहुत मतलब एक होली ग्रेल स्टॉप लॉस सिस्टम है, यूनिवर्सली मैं फॉलो करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मिनिमल से शेयर किया तो ही वाज एकदम अमेज्ड कि अच्छा यू रियली डू दिस। मैंने हाँ सर। तो दैट वाज माय 20 मिनट स्टॉप लॉस रूल। 20 मिनट स्टॉप लॉस रूल, मैं सर पोजीशन लिया, 20 मिनट नहीं चला काट दूंगा। तो बोला ये कैसे करते हो? क्या रूल है सर? तो इसका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, माय लॉजिक बिहाइंड इज, आपने हॉर्स रेस देखा है, घोड़े का रेस देखा है, विनिंग हॉर्स क्या होएगा? विनिंग हॉर्स कैसे करेगा कि वो गन चला, वो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, तगड़ा 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 जाके अपना डेस्टिनेशन पे जाएगा। मेरा जो विनर है, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, वो मेरा विनिंग हॉर्स। सही बात है। अगर मैंने उसको बाय किया, होना ये चाहिए कि मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा है उस पॉइंट पर, वहां से स्टॉक 5% 7% बढ़ गया है। सही बात। तो मेरा विनिंग हॉर्स बनने की फर्स्ट साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मेरा एक रूल है कि अगर मैंने स्टॉक लिया और मैंने ही हाई बनाया उसको और 10 मिनट नहीं चला, मैं सामने से काट दूंगा उसको।
माई पॉइंट इज कि मैं वैसे ही लो प्रायोरिटी को फाइंड कर रहा हूँ, मैं वैसे ही वॉल्यूम्स को चेस कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम के साथ अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट नहीं चल, अगर वो विनिंग हॉर्स है तो उसको नॉन स्टॉप नाक की सीध में जाना चाहिए, ना कि उधर उधर दिखता रहे कि मैं चलूँ नहीं चलूँ। बरोबर है। मेरी खुद की स्टडी बोलती है कि मेरे जितने सक्सेसफुल विनर रहे हैं वो मेरे विनिंग हॉर्स वाले पैटर्न पे काम करते हैं। तो अगर वो जो स्टॉक चलते ही 5% बढ़ गया, मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे उसमें पोजीशन साइज बढ़ाने के ज़्यादा ढूंढने में इंटरेस्ट है रादर देन फाइंडिंग अ न्यू स्टॉक कि मैं अब नया स्टॉक देखूं जिसमें नई पोजीशन लूंगा। सही। तो जब आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये तो हो गया इंट्राडे, जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टॉक तो उसके पैरामीटर्स अलग होंगे। सर इंट्राडे के लिए 20 मिनट्स है, ठीक है। आवरली चार्ट में मेरा डिफरेंट सिस्टम है। ओके। अगर मैंने आवरली चार्ट पे ट्रेड लिया है, आवरली चार्ट की जिस कैंडल पे मैंने बाय किया उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर स्टॉक लिया चला नहीं, उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके पास में मैंने उसका लो या उस बार का लो पे मैं काट लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका अब डेली चार्ट पे जाते हैं हम। डेली चार्ट पे कोई ब्रेकआउट लिया मैंने, मैं एक दिन वेट करूंगा सिर्फ, मैं एक दिन वेट करूंगा सिर्फ। अगर वो चला तो ठीक, नहीं चला तो काट दूंगा। अब आप बोलोगे काट दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। से 100 रुपए पे मुझे एंट्री पॉइंट है, 95 या 94 मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैंने आज लिया 100 पे, 103 गया, वापस 98 आया, 101 पे बंद हो गया। आई एम कंफर्टेबल, मैंने 100 में ले रखा है, लेकिन वो 99 बंद हुआ है। कल के दिन अगर वो 98 बंद हो रहा है, आई विल नॉट वेट फॉर 94, आई विल कट इन 98। अच्छा अच्छा। अभी होगा क्या, थर्ड डे वो अगेन चलेगा, मैं 103 पे फिर अटेम्प्ट मारूंगा, अच्छा, विद 97 स्टॉप लॉस। अभी क्या हुआ, 103 पे मैंने अटेम्प्ट मारा, वो आज 101 बंद हुआ, कल 100 बंद हुआ, मैं फिर काट दूंगा। मैं 97 का वेट नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मुझे 6 रुपए देने थे मैं ऑलरेडी 4-5 दे चुका हूँ। उसने फिर तीसरा अटेम्प्ट मारा 103 पे, मैंने फिर वहां लिया, उस दिन वो चल गया। अब इसमें गेम क्या है सर, 2 बार मैंने 3-3 रुपए 2 बार दिए, दैट इज माय वन। लेकिन जब वो तीसरी बार चलेगा ना सर, अगर वो 120 हुआ, वो 1:6 दे रहा है मुझे, दैट इज माय रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन। तो आप उसी स्टॉक को क्यों पकड़ रखे हैं? क्योंकि मेरा सिर्फ एक जो मेरा खुद का बनाया हुआ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फिट नहीं कर रहा। बाकी अदरवाइज उसके सारे क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं, उसमें वॉल्यूम्स है, वो ट्रेंड में है, लेकिन मेरा टाइमिंग गलत हो सकता है। हो सकता है वो 2 दिन निफ्टी गिरी थी इसलिए वो स्टॉक नहीं चला। अच्छा अच्छा। लेकिन अगेन एक चीज और हुई, मैंने बेचा और 110 हो गया, आई विल नॉट चेज इट। मैं 110 पे फिर से उसका बेस बनाने का वेट करूंगा और वो बेस पे मैं फिर से नया अटेम्प्ट मारूंगा, बट आई विल नॉट चेज कि अब मैंने 108 पे लिख लिया, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन मैच नहीं करेगा। और वो टिपिकली वो तो 104-5 पे नहीं आएगा वापस, वो तो आप क्या करेंगे? वो ना 110 पे बाय करूंगा ना। अच्छा, यू आर ओके टू बाय एट अ हायर प्राइस क्योंकि उसका नया जोन बन गया है, नया जोन, तो आप नया जोन आइडेंटिफाई करते हैं। सर ट्रेडिंग जो है ना, इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। आपको एक स्टेज पे जाना है, वहाँ बेस बिल्डिंग होगा, फिर वहाँ आपको रेस्ट करना है, वहाँ आपको फिर से नया रिस्क रिवॉर्ड निकालना है, वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वहाँ फिर से रिस्क रिवॉर्ड निकालना है, वहाँ से फिर तो वो इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। आपको हर लेवल पे अपना एनर्जी गेन करना है, अपने आप को असेस करना है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की तैयारी करना है। ये मोटा मोटी वीडियो का एक अभी तक का समरी हो गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, ट्रेडिंग इज लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन। सो इसको समझिए दोस्तों। और डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और इलन मार्केट्स का चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी, और ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट पास करो अभी, बिकॉज द मोर यू एंगेज विथ अस द मोर यूट्यूब विल नो एंड द मोर यूट्यूब विल प्रमोट दिस वीडियो टू मोर पीपल। तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ अस। तो सर थोड़ा सा गोल्ड पोस्ट चेंज करते हैं, टेंजेंट चेंज करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं देख रहा हूँ अल्टीमेटली ये पूरा साइंस डिपेंड करता है कि स्टॉक सिलेक्शन सही हो रहा है। डेफिनेटली। तो वो बताइए, बिकॉज ये तो सीक्रेट है। सर बेसिकली देयर आर 4-5 थिंग्स। हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का। हाँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ में सर मेरे 3-4 सिस्टम है, 3-4 तरीके हैं। एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इन फॉलिंग मार्केट। मार्केट फॉल कर रहा है और आप 3-4 नाम देखते हो जो नया ही बनाते हैं। आज अभी हम बात कर रहे हैं कि मार्केट 3-4 दिन तक करेक्ट फॉल कर रहा है और 1-2 स्टॉक है जो रोज नया ही बना रहा है। सर मेरा लिए वो नेक्स्ट हीरो बनने का मोस्ट प्रोबेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो अभी लास्ट मेटल का रैली हुआ था, तो आप चेक करना, जब टाटा स्टील ने हाई बनाना स्टार्ट किया था, 4 दिन तक निफ्टी गिर रहा था और टाटा स्टील रोज 1% 2% है, और वहां से टाटा स्टील ने 50% से ऊपर का रैली किया था। तो आपको
पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरी डे मैं सिर्फ ये देखता रहता हूँ कि जब मार्केट, मतलब मेरे लिए स्टॉक का सिलेक्शन का बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट फॉल कर रहा होता है, कि उस टाइम पे तो मैं इसको, मुझे कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मार्केट में ये वॉच करता तो कौन से स्टॉक है जो वॉल्यूम के, कौन है जो विंड के अगेंस्ट खड़ा रह सकता है, कौन है जो विंड के अगेंस्ट ऊपर जाने की ताकत रख रहा है, मुझे उसके साथ रहना है। तो कौन स्टॉक है जो आपके मार्केट के अगेंस्ट आपको ट्रेड कर रहा है, आप उनको नोट डाउन करिए। मैंने बोला वो खरीदना नहीं है, आप फिर अपने पैरामीटर्स में चेक करिए कि वो फिट होता है कि नहीं होता है। अगर वो फिट होता है तो वो आपका नेक्स्ट विनिंग कैंडिडेट होता है। पहला ये हुआ। एक सिचुएशन होता है मार्केट के साथ कौन चल रहा है, तो आज निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 1% बढ़ा, मिड कैप इंडेक्स 3%, कौन से स्टॉक है जो 8% बढ़े, जो मार्केट के साथ मूव कर रहे हैं। आप सर ये सारे स्टॉक आपके क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। सी मेरे इनका 10 टेम्पलेट फिट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बोल दिया मैं, 10 टेम्पलेट जो उनका दिया हुआ उनके बुक के अंदर, उसमें अगर फिट हो रहे हैं। बट मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीन पे देखने को बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते रहें कि कौन से स्टॉक है जो मार्केट के साथ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक होता है जो RS सेम स्टॉक्स बिटवीन द सेक्टर, जैसे एग्जांपल दूंगा 2017 का आपको, HEG, ग्रेफाइट, BPL ये सब चला था अपना, सारे केमिकल स्टॉक चले थे। तो आप चेक करोगे कि जब मार्केट करेक्ट होता था तो ग्रेफाइट करेक्ट हुआ 8%, HEG करेक्ट हुआ 5%, और एक और कोई दूसरा स्टॉक है समझे BPL था तो वो करेक्ट हुआ 12%। जनरली लोग क्या करते हैं, वो 12% जो करेक्ट हुआ ना वो खरीदते हैं, उसको खरीदते हैं। सर मेरा ध्यान किस में है कि एक ही सेक्टर के अंदर सेक्टर पूरा चल रहा है, कौन है जो सबसे कम करेक्ट है। इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। समझिए ट्रेन का जर्नी है, आपको कोलकाता से या इंदौर से आपको मुंबई जाने का है, ठीक है। आप मुंबई जाने के लिए स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, स्टॉप 4 है, एक दो ट्रेन एक साथ निकली है। एक पहली स्टॉप 1 पे जाके पहुंची, दोनों एक साथ स्टॉप 3 पे आ गई है। स्टॉप 3 से पहली वाली एक ट्रेन है जो वापस स्टॉप 1 पे आ गई है, और एक ट्रेन है जो स्टॉप 3 पे खड़ी हुई है। फिर दोनों वापस स्टॉप 3 पे ही पहुंची, अब वापस दोनों स्टॉप 5 पे गई है। वो एक ट्रेन वापस स्टॉप 1 पे आ गई है और वो 5 पे खड़ी है या 4 पे आई है। तो कौन सी ट्रेन है जो आपको पहले बॉम्बे पहुंचाएगी, जो स्टॉप 4 पे खड़ी हुई है। सही बात है। सो एट द एंड आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्टॉक है जो सबसे कम करेक्ट हो रहा है, वो सबसे पहले भागेगा, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। हम उस स्टॉक की तरफ सबसे कम पकड़ते हैं। तो सर मैं कई बार क्या करता हूं कि अगर मैं एक ही सेक्टर के 3 स्टॉक्स में हूं और ये 12% जो करेक्ट हुआ ना, मैं उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के वो जो 5% करेक्ट हुआ उसमें, तो ये मैंने किया, एक्चुअली किया। अच्छा। है कि मैं अपनी पोजीशन ग्रेफाइट से निकाल के HEG में डाल रहा हूँ। अच्छा। और ये मैं आज तक करते आ रहा हूँ। मतलब अगर सेम सेक्टर के 5 स्टॉक चलते, एक यूजुअली पीपल व्हाट डू, अभी अदानी चल रहा था, अदानी जैसे पलटा तो समझो एक स्टॉक चला, लोग दूसरा तीसरा चौथा खरीदने लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ वो पहला खरीदो, आपका पूरा ध्यान उस पहले पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चलेगा तो ही सब चलेंगे। अब कई बार क्या होता है सर कि इसमें ना ये चेंज भी होते जाते हैं। मतलब कई बार अभी HEG चल रहा है, 2 दिन बाद ग्रेफाइट लीडर हो जाता है, तो आपको फिर मूव करना पड़ता है। लेकिन ये प्रोफेशनल का एक्टिविटी है, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि नॉर्मल लोग ये चीज करें, बट वंस यू कम प्रोफेशनल, वन यूज्ड टू, व्हेन यू रियलाइज कि क्या हो रहा है, देन यू शुड डू दिस। अदरवाइज अपने सिस्टम के साथ, सेटअप के साथ आप रहो। बट ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ना, ये कॉन्सेप्ट गजब का है, आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। और मैंने बताया सबसे शानदार जो चीज है ना, वो तो वो वाला पॉइंट है जहां मार्केट करेक्ट होता है। आपको वहां लीडर मिलते हैं सबसे पहले कि कौन करेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप एक यूनिवर्स को तो आप फिक्स कर रखे होंगे ना कि निफ्टी 500 या नहीं, मेरे लिए यूनिवर्स में सर हम डेली बेसिस पे ऑफिस में स्क्रीनिंग होता है। अच्छा। और स्क्रीनिंग करके उनको हम जैसे वॉल्यूम वाइज स्क्रीनिंग होता है, हम RSI बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं, 52 हाई लो का स्क्रीनिंग होता है, उसके बेस पे कुछ एक टेम्पलेट क्रिएट किया, वो समझो वो फिल्टर करके 1700 स्टॉक का जो पूरा NSE का स्क्रीनिंग किया, तो वो उसमें से 200 स्टॉक निकाल के 50 या 100 जो लिस्ट में आए वो मुझे भेजे, फिर वो 50 स्टॉक हम रोज डेली देखते हैं। बट वो रोज देखते हैं? डेली देखते हैं सर, तब तो करना पड़ेगा, बिजनेस है फुल टाइम। अरे आप शोरूम को लेके बैठते हैं, कोई इवन ज्वेलरी का रिस्पेक्टेड शोरूम भी लेके, तो आप सुबह 9 बजे से रात की 2 बजे तक शॉप खोल के बैठते हो, तो रोज तो काम तो करना पड़ेगा। इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस। तो आप जब डेटा डाउनलोड कर लिए और डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉक आ गए, तो 20-25 स्टॉक आ गए। हाँ। अब उसमें से किसको पकड़ना है, ये कैसे पता रहेगा? मैं अभी अपनी चॉइस बता रहा हूँ, वो है वॉल्यूम बेस्ड। मैं फिर उनको फिल्टर करते हैं कि किसके अंदर सबसे, बिकॉज माई बेसिक फिलोसॉफी इज मनी चेज मनी, पैसा पैसे को खींचता है। आप देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ऑटोमेटिक उस दिन लोगों का आना चाहिए। इंटर ट्रेडर आ जाते हैं, जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड जो अल्गोज हैं वो चालू हो जाते हैं।
जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है विथ अ ट्रेंड, सबसे ज़्यादा पैसा उससे बनता है। तो मनी चेज मनी। हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर करते हैं, स्क्रीन करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर आज एवरेज 500 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, अच्छा। किस में 400 हुआ, किस में 3। तो मेरा सीक्वेंस ही उस बेसिस पे चलना चालू हो जाता है कि जिसमें वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा हुआ है? नहीं, एवरेज नहीं, आज का वॉल्यूम 500 करोड़ 400 करोड़। अब आप रिलायंस देखेंगे तो उसमें तो होता ही है नहीं, तो ज़्यादा। मैंने इसलिए एफ&ओ के सारे स्टॉक हटा दिए। अच्छा अच्छा। पूरा एफ&ओ का यूनिवर्स हम अलग तरह से ट्रैक करते हैं और कैश का अलग। तो कैश के अंदर सर आप बुल मार्केट के अंदर भी जब सब कुछ चल रहा होता है सर 20 स्टॉक, मतलब मैंने हाईएस्ट बोल दिए टॉप बुल मार्केट में, जो 100 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम करते हैं। प्राइस इनटू वॉल्यूम, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ का ऊपर का वॉल्यूम करने वाले 20 स्टॉक होते हैं और अभी के मार्केट में सर 2-3 स्टॉक आ रहे हैं रोज। अभी मार्केट में है ही नहीं, वॉल्यूम्स है ही नहीं मार्केट में, तो ये हमारे लिए मार्केट ही नहीं है। मतलब मैं आपको जो पता ना, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रहा है कि मेरे लिए वॉल्यूम, उसमें स्टॉक्स ही नहीं आ रहे हैं। देयर इज नो वॉल्यूम इन द मार्केट। तो मुझे अपना पैसा क्यों डालना है जहां पे मनी चेज, देयर इज नो मनी, व्हाट टू चेज। सही है, ये भी एक इंडिकेटर बन गया आपके लिए। हाँ, ये भी इंडिकेटर है मेरे लिए। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो मैं क्यों पार्टिसिपेट मतलब अभी 4 दिन पहले सर 100 करोड़ के ऊपर भी एक स्टॉक नहीं था। ओह, इतना डल मार्केट था। ये वॉल्यूम बोल रहे हैं कि डिलीवरी बोल रहे हैं? सर मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ, सिंपल, मतलब सिंप्लिसिटी में पैसा है सर। तो सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइस इनटू वॉल्यूम, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हमारा रोज इसका सर्च, तो हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन मेरे स्टॉक आए वो स्क्रीन होके उसी सीक्वेंस में आते हैं, वॉल्यूम के सीक्वेंस। और इन सब का फंडामेंटल्स कुछ भी बिजनेस क्या है सर? इसमें ऐसा है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा हूँ 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का, तो मैं फंडामेंटल्स में नहीं जाता हूँ। बट जब HEG ग्रेफाइट चले थे, जब ब्रॉडर बड़ी स्टोरी क्रिएट हो रही और मुझे अलोकेशन बढ़ाना है, तो वी डेफिनेटली गो टू फंडामेंटल्स या न्यूज़ की क्या बेस है, क्यों चल रहा है, क्या किसी ने बाय किया है, या कोई जैसे केमिकल के टाइम चाइना का स्टोरी चल रहा था तो बड़ा स्टोरी है, क्या कैपेक्स आने वाला है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। बट क्या मैं उसकी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ? नहीं। क्या मैं उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट कुछ भी करता हूँ? नहीं। बट वो मेरा बैक ऑफ माइंड रहता है जस्ट फॉर पोजीशन साइज। कन्विक्शन बढ़ता है, कन्विक्शन बढ़ता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टॉक का नाम लूँ, AB कैपिटल था, जब चलना चालू हुआ 30 रुपये से, तो 60 रुपये हो गया, मेरा उस पोजीशन थी। मैंने 2-3 जगह देखा क्या रहता हो गया, तो 2-3 जगह इंदौर में ही फ़ोन किया कि क्या हो रहा है, कंपनी में कुछ हो रहा है, ये वो, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला, फंडामेंटल कुछ नहीं मिला। तब मैं समझ में आ गया कि इसमें सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट है, वही मनी चेज मनी है, बाकी कुछ स्टोरी बन नहीं रहा है। तो सर उसमें फास्टेस्ट एग्जिट लेना है, वहाँ गेट पे खड़े रहना है निकलने के लिए, तो सर फास्टेस्ट एग्जिट लेना है। बिकॉज कैश मार्केट ट्रेडिंग के अंदर सर एग्जिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए गेट पे कब खड़े रहना है आपको। तो आप कितना फास्ट होते हैं एग्जिट में, और क्या आप स्टैगर्ड एग्जिट करते हो कि एक बार में बेच के निकलो? यूजुअली स्टैगर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैगर्ड नहीं, मतलब 50-50। तो ये भी मैंने मिनिमम सर से कहा, 50-50 इज द बेस्ट कंसेप्ट फॉर एग्जिट। समझिए मैंने स्टॉक लिया 100 में, 140 हो गया, अब मेरे को टेम्पटेशन हो रहा है कि निकलूँ नहीं निकलूँ, और मैंने 50% स्टॉक वहाँ बेच दिया, तो बढ़ गया स्टॉक, चलो 50 तो है, घट गया, चलो 50 तो बेच दिया था। अभी यही क्वेश्चन 70-30 हो ना, तो बहुत डिस्टर्बिंग है। बढ़ गया और यार 70% आप क्या इसमें प्रॉफिट बना के, देन यू स्टार्ट रिवेंज कि आप जबरदस्ती बाय करोगे, कोई और ट्रेड लोगे। 50-50 इज द बेस्ट आइडियल सॉल्यूशन। सर ये छोटी छोटी चीजें सीखी हैं, और ये करते करते भी सीखे हैं। ये करते किसी बुक ने नहीं सिखाया आपको? नहीं, आप एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो आप उस चीज को। ये 52 वीक हाई 52 वीक लो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स है। आजकल सबको इसके बारे में बात करते हैं, और मैंने देखा है जो सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली चलना बंद कर देता है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी सो सिंपल एज यू सेड कि 52 वीक हाई है तो ले लो। उसका भी एक फिल्टरिंग होगा कि भैया 52 वीक हाई में भी ये हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। सर इसमें ऐसा है कि जैसे आप समझिए कोई बड़ा 2008 का करेक्शन आया, या 2017 का करेक्शन आया, बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद अगर स्टॉक चलना चालू हुए तो आप 3 मंथ हाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो इम्पोर्टेंट कि आप 52 हाई में रहेंगे। ठीक है, आप मिड ऑफ जर्नी में पहुंच गए, एक रैली का मिड ऑफ जर्नी में पहुंच गए, तो वहाँ 52 हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मिड ऑफ जर्नी के बाद आप उस मिड ऑफ जर्नी का और ऊपर पहुंचे, तो वहाँ 52 हाई देखने की बजाय आपको लाइफ 3 ईयर हाई, 5 ईयर हाई, 8 ईयर हाई देखना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद अगर आप ब्रॉडर बड़ी रैली में हैं तो वहाँ आपको लाइफ टाइम हाई देखना चाहिए। ओह, तो अभी जो मार्केट चल रहा है ये आपको क्या लगता है किस हाई का मार्केट है अभी? सर मुझे लगता है कि ये मार्केट 52 हाई का नहीं है, ये 3 मंथ का। यहाँ लाइफ टाइम हाई जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा सेफ
सेफ बेट्स हैं, सेफ प्ले। यहाँ आप लाइफ टाइम हाई वाले स्टॉक्स में रहेंगे तो आप सेफ जोन में। अगर समझो निफ्टी ने 10% का करेक्शन दे दिया और स्टॉक अभी भी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा, सर वही रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ 52 हाई वाले स्टॉक्स पे कम फोकस करना है, लाइफ टाइम हाई वाले पे ज्यादा फोकस करना है। लोगों ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दिया है कि 52 हाई के स्टॉक्स देखना। 52 हाई डेफिनेटली फर्स्ट डेटा पॉइंट है, बट अगेन आपको सिंपल है, 52 हाई जो स्टॉक्स आए उनको आपका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसमें डालो ना आप उस स्टॉक को। उसमें अगर फिट होता है तो करो, बिकॉज सर यूनिवर्सली अगर 100 स्टॉक 52 हाई में तो चलेंगे 20-25 ही, 75 चलेंगे ही नहीं। और लोग क्या है सारे 52 हाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो 20-25 आइडेंटिफाई कैसे आपका ट्रेंड टेम्पलेट में आएगा। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ सिंपल मिनर से कर, और आप मिनर से छोड़ दो सर, जो स्टॉक और इजी कर देते हैं, जो स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 और 50 के ऊपर है, और 52 हाई मार रहा है, आप उस पर ध्यान देना चालू करो। सही बात है, बिल्कुल सिंपल कर दिया, सबसे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सर मैं बोल रहा हूँ आपका सक्सेस का रेशो आपने सीधा जो 50-50 था ना उसको 80 कर दिया। बरोबर है। लेकिन आपने एक बात जो बोली थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, एग्जिट, कि हम घुस तो जाएंगे उन स्टॉक में, बट ये तो एंट्री वाला बता दे, एग्जिट कैसे करेंगे उनमें? सर मैं एक है ना स्टॉक को एंगल्स की तरह देखता हूँ। जैसे हमारा 30 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री होता है, 70 डिग्री होता है, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। तो व्हाट आई रियलाइज कि जब स्टॉक जो इलियट करते हैं, जो इलियट में वेव 3 होता है या मिनिमरी सर्किट्स में स्टेज 2 होता है, तो उसमें जब स्टॉक इनिशियली चलना स्टार्ट करता है ना तो वो 30 डिग्री एंगल पे होता है। वो धीमे धीमे आप देखोगे वो एंगल 45 डिग्री हो जाता है। आपको उसमें बने रहना है। मेरे लिए तो टेम्पटेशन है, जैसे वो एंगल चेंज कर रहा है मुझे एग्रेसिव होना है उसके अंदर, फिर वो धीमे धीमे 70 डिग्री एंगल होता है। यहाँ मुझे एंट्री के बारे में सोचना है, यहाँ मुझे सुपर कॉशियस होना है एग्जिट के लिए। अच्छा। वहाँ इसमें क्या होता है ना सर, एक और चीज होती है, जब ये स्टॉक 30 डिग्री एंगल पे ना, तो मैं अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा दूर रख सकता हूँ। फिर जैसे जैसे 45 डिग्री एंगल पे आया मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लूंगा, और जब वो 70 डिग्री पे आ जाए अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुपर टाइट करना है। तो जब वो आपका 70-80 डिग्री पे आ जाए आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जिट रहने वाली है। सही बात है सर। एक बहुत अच्छी चीज सर ने बुक में समझाई है, रिस्क टू रिवॉर्ड के जो रेशो है। कई बार क्या होता है ना, आप 120 में एक स्टॉक लिए, 160 हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि मुझे 200 लग रहा है, ठीक है, मैं इसमें निकलूं या बैठूं। एक तो मैंने आपका बेस फॉर्मेशन है कि वहां अगर बेस फॉर्मेशन हो गया तो आपको स्टॉप लॉस हो गया, आपका स्टेलिंग स्टॉप लॉस है, बट ये कोई मेरा क्राइटेरिया है। उन्होंने बुक में समझाया है कि सी वो 160 का 200 जाएगा, एग्री, लेकिन अगर आपको लगता है क्या चांसेस है कि वो 160 का पहले 140 आएगा और फिर 200 जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो 120 से 160 सुपर क्विक गया है तो देयर इज चांसेस कि वो करेक्ट होएगा। 140 तो आ ही सकता है 200 जाने के पहले। तो 160 से 140 इज 1 और ऊपर में आपको 2 मिलने वाला है, तो 1:2। मुझे सोचना है 160 पे मुझे 1:2 देना है नहीं देना है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का गेम है सर। प्रॉफिट में भी पहले मैं क्या सोचता था, मुझे सिर्फ एंट्री के टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड देखना है। मुझे सर अपने प्रॉफिट में भी हमेशा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। दैट्स हाउ यू कैन प्ले यस्टरडेज क्लोज इज माय कैपिटल। माय गॉड। तो मुझे हर लेवल, अब 170 हो गया है, अभी 200 जाएगा, लेकिन मेरा रिस्क अब 30 का हो गया नीचे में, तो 40 आके 200 जाएगा। तो और ऐसा होता है, स्टॉक 40 आते हैं फिर 200 जाते हैं। सर मैं वहां पे अपना 50-60% एग्जिट लेने का सोचूंगा। अगर मुझे वहां नया बेस फॉर्मेशन मिला मैं फिर फ्रेश ट्रेड बना लूंगा वहां पे, अदरवाइज मैं एग्जिट करना शुरू करूँ बिकॉज वो एक बार 40 आएगा मैं फिर एंट्री बना लूंगा। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, तो यहाँ ये एंगल्स भी काम में आते हैं कि किस एंगल से वो गया वहां पे, जो आपका टारगेट उसने अचीव किया किस एंगल से किया। अगर उसने स्लोली 30% के 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री एंगल से वो टारगेट अचीव किया तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 140 नहीं आएगा। बट अगर उसने 70 डिग्री एंगल में वो अचीव किया है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो पहले 40 आएगा, वहां सेट होगा, वो जो मैं क्लाइंबिंग का माउंटेन वो एक अपना बेस बनाएगा, फिर 200 की जर्नी अटेंड करेगा। बिल्कुल बेसिक चीज है। एक्चुअली आपने जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो 3-4 स्टॉक का एग्जांपल लिए थे। अडानी था, आईटीसी था। तो हम लोग ना वो चार्ट देखेंगे बिकॉज मुझे लग रहा है आपने जो एंगल वाला थ्योरी बोला वो चारों स्टॉक पे बहुत सही दिखेगा। वो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। लेकिन मैं उसके पहले ना, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं सर के बारे में, बुक्स पढ़े, इतना घोट लिया आपने, एक्चुअली थोड़ी घोट लिया है, तो उनके और कुछ लर्निंग्स हमारे साथ शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग लर्निंग विच इज लाइक सुपर पावरफुल लर्निंग। सर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड और बेटिंग एवरेज बोला। उसके अलावा मुझे लगता है सेलिंग इन द स्ट्रेंथ, ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ 70 डिग्री पे सेलिंग इन द स्ट्रेंथ, वहाँ जो हमको टेम्पटेशन होता है,
100 का स्टॉक 200 हो गया, अब आपको टेम्पटेशन हो रहा है 300 हो जाएगा, पूरा बाजार में स्टोरी चलता है 500 हो जाएगा। वहाँ स्ट्रेंथ पे अगर वो एंगल टाइट हो गया है तो आपको वहाँ बेचने की जो करेज, बेचने का जो करेज, क्योंकि वहाँ से स्टॉक बढ़ता भी है सर बेचने के बाद, वो वहाँ से उस बुक से सीखा है मैं कि अगर कोई स्टॉक लास्ट 2 वीक के अंदर 40% का रैली किया है, उन्होंने अपने सेलिंग स्ट्रेंथ के क्राइटेरियाज दिए हैं बुक के अंदर। अच्छा। वो क्राइटेरियाज जब दिखते हैं मोस्ट ऑफ वो फॉलो करते हैं, तो वो एक मेरा बहुत मेजर लग गया। और सर जो आपने स्टार्टिंग में बोला सिटिंग ऑन कैश, ये मैंने उनसे सीखा है कि कैश में बैठना, कि अभी नहीं चल रहा है मेरा मार्केट, मुझे बैठना है, 1.5 साल से बैठे हैं, यूएस मार्केट नहीं चल रहा है, बैठे हैं, बट वहाँ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है कि जब मेरा हवा चलेगा, जब मेरा मार्केट चलेगा, मैं फिर जोर से काम करूँगा। अगर मैं उस पीरियड में जहाँ मुझे अपनी एनर्जी बचानी थी वहाँ अपनी एनर्जी खत्म कर दूंगा, तो जब बाजार आएगा ना सर, आप सही तरह से, बिकॉज एक और जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है ना कि आदमी आपका जर्नल जो है जिसको आप मेंटेन कर रहे हो वो आपको बताएगा कि ये खराब पीरियड में आपके पैसे नहीं बन रहे। तो सर ये जर्नल जो मेंटेन करना है, ये भी उनसे मैंने और स्ट्रॉन्ग तरीके से कि कैसे जर्नल मेंटेन करना चाहिए। सबसे बोरिंग काम है, अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत आलस आता है कि यार ये रोज आधा घंटा 1 घंटे ये कौन सा काम बता रहे हो, बट ये मैनेज हो सकता है। आप इसको सिस्टम, आप इजी बना लो उसको, आप एक स्ट्रैटेजी वाइज जर्नल लिखो, आप ट्रेड वाइज, आप मैच्योर होगा, आप ट्रेड वाइज नहीं लिखना चाहते हो, अदरवाइज तो आपको लिखना चाहिए कि किस क्यों लिया, क्यों एग्जिट किया। अदरवाइज जब आपकी अपने खुद के लास्ट 1 साल के ट्रेड को स्टडी करते हो तो उससे जो इंसाइट मिलती है ना, ये सबसे बड़ा होली ग्रेल है। जो आप बाजार में होली ग्रेल ढूंढ रहे हो वो आपका जर्नल एक्चुअली सही है। मतलब आप मेरे सामने कोई भी ट्रेडर आएगा और बोलेगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उसको मैं जर्नल दिखा दे, मैं तेरे को 5 मिनट आंसर देता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। सही बोलना, वेरी सिंपल। ये मैंने वहाँ से सीखा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इंटरव्यू में डिस्कस किया था वो चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट, कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने उससे सीखा वो है सुपर परफॉर्मेंस। वो जो सुपर परफॉर्मेंस वर्ड है ना, वो मेरे अंदर एक एनर्जी पुट किया कि सारा सुपर परफॉर्मेंस इज समथिंग लाइक कि मुझे एम करना है 50, 100, 200% प्रॉफिट्स को, उससे कम एम ही नहीं करना है। डेफिनेटली पैसा सर मार्केट देता है, लोग सोचते हैं पैसा मैंने बनाया, मुझे लगता है पैसा से मार्केट देता है। यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस। अगर प्रोसेस सही है तो इट इज अपॉर्चुनिटी मीटिंग द प्रिपरेशन, कि अपॉर्चुनिटी राइट है या प्रिपेयर्ड थे आपने राइट टाइम पे। सर 2020 और 2021 का जो रैली था, वो जब रैली स्टार्ट हुआ सर, तो मैं सच बता रहा हूँ, आई हैव फ्यू ट्रेडर्स इन इंदौर जो बोलते थे उसके पहले, ये 20 की रैली के पहले, यार अश्विन भैया आपने तो 2008 की रैली देख ली, हम वो 2017 का रैली, हमको तो सब मिस हो गया सर। सही बात है, ये तो सब मिस कर दिया हमने। मैं बोलता था इससे बड़ा रैली आएगा, हाँ इससे बड़ा आएगा। अरे आप हमेशा ऐसा बोलते हो, 3 साल हो गए कोई ऐसा रैली नहीं आया, आप ऐसा बोलते रहते हो, इससे बड़ा आएगा। इंपॉर्टेंट है आप प्रिपेयर हो कि नहीं हो। सही बात है। आप अगर प्रिपेयर हो तो पैसा अपने आप बनेगा। इट शुड बी ए प्रोसेस ड्रिवन। तो ये जो चीज है सुपर परफॉर्मेंस वाली, सर उन लोगों को अचीव हुआ। और मैं बता रहा हूँ 20 और 21 में 1 साल गुजरने का, वो उनके वर्ड्स थे, वो थक गए तेजी कर करके। ये कितना चलेगा, माइंडसेट ही नहीं है आपका, इतना तेजी करने का माइंडसेट भी नहीं है। आपने लाइफ में कभी इतना तेजी देखा ही नहीं है कि ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो विजुअलाइजेशन की प्रोसेस उन्होंने बताई, क्या विजुअलाइज करो कितना तेजी भी हो सकता है, सेम एज अ विजुअलाइज करो कितना करेक्शन भी हो सकता है। लोग बोलते हैं ना और कितना गिरेगा, अरे स्टॉक यूनिटेक जो है वो 2 रुपए भी हो सकता है। यस बैंक, मतलब मैंने 500 से 38,000 तक काम किया है, बट 2 रुपए भी हुआ है वो। तो ये प्रोसेस ड्रिवन है। और सुपर परफॉर्मेंस के अपने, मतलब देयर आर लॉट मेनी पॉइंट्स, इफ यू लाइक, मतलब वी कैन गो अहेड। कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट कर्व, जो उन्होंने बोला था कि मैं अपना प्रॉफिट का इक्विटी कर्व बनाना चाहता हूँ। तो वो ना, उसका मैं वीकली बेसिस पे मैं अपना खुद का बनाता हूँ। एवरी फ्राइडे मेरा ऑफिस का बंदा है जो मेरा कर्व बना के मेरे को भेजता है। अच्छा। और हर फ्राइडे मैं उसको चेक करता हूँ कि मैं उसको चार्ट की तरह देखता हूँ। अगर मान लो उसमें कोई डीपर करेक्शन हो गया है, तो मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर उसमें छोटा सा करेक्शन हुआ है तो मेरा सपोर्ट पॉइंट है, मुझे इससे नीचे लॉस नहीं जाना चाहिए। अगर उससे नीचे जाना चालू होता है, मैं अपनी पोजीशन एकदम लाइट करता हूँ। तो सर इट इज़ लाइक प्रॉफिट का इक्विटी का कैसा है ना, मेरे एक फ्रेंड थे सुमित जी, मुझे बोलते थे, मजाक में बोलते थे कि जैसे कोई चीज, कोई सुंदर है, कोई चीज सुंदर है और आपको पूछ रहे कैसा लग रहा है, तो अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो मतलब सुंदर नहीं है, वो सुंदर नहीं है। नाइस। 1 सेकंड लगता है ना, जो बहुत से आप एक्सपीरियंस आप लोग तो बोलते हैं हमको 1 सेकंड में हम चार्ट ऐसे फ्लिप कर लेते हैं, उनको वो सुंदरता का उनको क्राइटेरिया फिट होता है। आपका इक्विटी कब भी इतना सुंदर होना चाहिए, लोएस्ट ड्रॉडाउन।
सर एक सिंपल लॉजिक समझो, वो मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, आपका इक्विटी का भी ऐसा 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 है, आप क्या कर रहे हो, अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो, आप ऊपर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो लॉस का मिनिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको अपने प्रॉफिट के इक्विटी कर्व से नजर आता है। बरोबर है। तो वो रेगुलर बेसिस से बनाने का है, ये आपको सुपर परफॉर्मेंस में ऐड करेगा। फिर सुपर परफॉर्मेंस सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। कई लोग, बहुत सारे लोग आइसोलेट ट्रेडिंग करते हैं, जब लॉस होता है किसी को जाके बताते नहीं है। सर आज 22 साल बाद भी मैं अपने लॉसेस और अपने प्रॉफिट्स, और कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, दोनों जाके शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरा माइंड दोनों साइड जा सकता है। फियर में डिप्रेसिव भी हो सकता है और ग्रीड में वो हो सकता है, जहाँ दोनों जगह मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इक्विटी कर्व भी ऐसा देखता हूँ कि जब मेरा इक्विटी कर्व भी एंगल में ऐसा हो जाता है ना 70 डिग्री, वो मेरा बेस्ट सिग्नल है कि बाजार में कोई करेक्शन आने वाला है हो और मुझे एग्जिट लेना चाहिए। 2017 में मेरा इक्विटी कर्व भी प्रॉफिट कैसे हो गया था, 90 डिग्री कट 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 रोज एमटीएम बढ़ रहा है। वहाँ मुझे 10 दिन समझ में आ गया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम जो आने वाली पीछे से, क्योंकि सर अगर कोई चीज़ ऐसी हुई ना तो उसमें करेक्शन आएगा, मतलब मेरे प्रॉफिट्स में करेक्शन आएगा, मुझे उसको बचाना है। तो दैट्स वाई मैं 2017 में आपको बोला, मैंने ऊपर से 6-7% दिया। अच्छा। 6-7% मुझे समझ में आ गया था, मैंने सामने मार्केट करके सब काट दिया। तो मैं अकाउंटेबिलिटी में बात कर रहा था आपसे। देयर आर माई फ्रेंड्स, मतलब आज जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं, माई ब्रदर विशाल, माई फ्रेंड शिजल, शी इज़ ऑल्सो ट्रेडर लास्ट 20 साल से। तो वी डिस्कस, माई फ्रेंड विजित, माई फ्रेंड अभिषेक, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। वी कीप ऑन डिस्कसिंग दिस थिंग्स कि यार ऐसा हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट आया तो भी डिस्कस किया, लॉस आया तो भी डिस्कस किया। तो आप मतलब वो अकाउंटेबिलिटी आपका वाइब भी हो सकता है, बट ऐसा ना, सामने जो आप जिसको ये शेयर कर रहे हो, एक तो वहाँ आपको प्राइवेसी, और दूसरा उसका माइंड ना बायस नहीं होना चाहिए। आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो उसका माइंड बायस नहीं, ही कुड एबल टू गिव यू सम स्ट्रेंथ। वहाँ बहुत जरूरत होती है जब ड्रॉडाउन्स आते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये लोग, तो ऐसी टीम बिल्ड करना, ऐसे पिलर्स क्रिएट करना। मेरी लाइफ में जिनके मैंने आपको नाम लिए, इनके मैं बता रहा हूँ लाइफ अधूरी, कई ड्रॉडाउन्स आए, मेंटल डिस्टर्बेंस, आपको लगता है कि यार सब कुछ गया। मैं सर बता रहा हूँ, कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब इतना वर्स्ट आप ट्रेड कर लेते हो या हो जाता है ऑटोमेटिक, मार्केट में आप इतने बैडली हिट होते हो कि लगता है ट्रेडिंग शायद भूल गए हैं, कुछ गड़बड़, ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दे, 15 साल बाद आप बोल रहे हो मुझे ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। दिस हैपेंस, पर यही लोग आपको बताते नहीं, यू कैन डू दिस, यू डिड दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस। नेक्स्ट टाइम वो आपको मिस्टेक करते हुए आपको रोक देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप यू शुड बी आंसरेबल टू समवन। उसके बाद सर ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जो मैं आपको बता रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि डोंट चेज द स्टॉक, डोंट चेज द मार्केट। सर आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे, मार्केट हमेशा जवान है। और मैं बता रहा हूँ जिसने 2020 और 21 का अपॉर्चुनिटी मिस किया, सर इससे बड़ा रैली आएगा, इससे बड़ा। अगर आपने अदानी का तेजी मिस कर दिया ना, कोई बात नहीं, इससे बड़ा तेजी कोई का स्टॉक आएगा। सर यूनिटेक भी ऐसे ही चला था, HEG भी ऐसे ही चला था, सर DLF भी ऐसे ही चला था, इससे बड़ा कुछ, रिलायंस कैपिटल इंफ्रा भी ऐसे चले थे। तो इससे बड़ा कोई स्टॉक आएगा जो उससे बड़ी रैली करेगा। वेट फॉर दैट, डोंट चेज। और सबसे बड़ी चीज़ है, आदमी डिप्रेस होता है, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक्स जो होती है, जो हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं सर, ट्रेडिंग, आप मेरी बात को समझिए, मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, आज भी मैं जब सेमिनार्स में जाता हूँ तो पीपल गॉट, जैसे ही कोई एक इंडिकेटर स्ट्रैटेजी को बता, पीपल वॉट रश टू दैट पर्सन, और फैसिनेट हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा स्ट्रैटेजी उसने बता दिया है। जो अगर स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स पैसा बनाते थे तो सर साहब सब पैसा बना लेते। तो मेरे निगाह में जो मिस्टर कीली ने मुझे समझा था, 10% इज योर स्ट्रैटेजी, 10% इज योर ट्रेड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, जो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड सब, 80% इज साइकोलॉजी, 80% इज योर ओन माइंडसेट, हु यू आर। एंड एक मैंने बहुत अच्छा इवेंट अटेंड किया था टी हार्वेकर का, मिलियनर्स माइंड। वो सिर्फ पैसे के बारे में आपके बिलीफ क्या है उसके बारे में पूरा सेमिनार था 3 दिन का, और हाउ टू चेंज दैट बिलीफ। ये मैंने किया था 2008। ये भी मेरे फ्रेंड मुझे जबरदस्ती लेके गए थे कि चल चल बहुत अच्छा मजा आएगा, और वहाँ मेरे बिलीफ चेंज हुए पैसे के लिए। तो जो मैं पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर राइट बिलीफ और राइट माइंडसेट के साथ बाजार को ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा, और रॉन्ग बिलीफ और रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे, आप चेस करोगे, गलत चीज़ों को चेस करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा। तो वो जो साइकोलॉजी को बिल्ड करना, जो 80% पार्ट है, उसको आप मैक्सिमम टाइम फोकस करो। ये कोई सा भी सिंपल स्ट्रैटेजी उठा लो, चालू कर दो विथ अ प्रॉपर रिस्क और ट्रेड मैनेजमेंट डिफाइंड। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, साइकोलॉजी
और खुद का पर्सनैलिटी बिल्ड, बिकॉज टी हार्वेकर सेड हाउ यू डू एनीथिंग इन योर लाइफ इज हाउ यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। कोई आदमी बोलता है कि मैं ना मार्केट में डिसिप्लिन हूँ, बाकी मैं लाइफ में डिसिप्लिन हूँ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुपर परफॉर्मेंस का, आप स्टार्टिंग में मुझे पूछे थे सर इतना कम कैपिटल में कैश में, सर स्मॉल कैपिटल इज ब्लेसिंग। अच्छा, स्मॉल कैपिटल इज ब्लेसिंग सर। स्मॉल कैपिटल पे 50%, 100%, 200% रिटर्न बनाना आसान है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। बिग कैपिटल पे वही उतना मुश्किल है, तो स्मॉल कैपिटल को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए स्मॉल कैपिटल इज। तो जितने लोग जो सोचते हैं कि हम 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं और कैश करेंगे, तो सर एनी डे यू कैन मेक मनी, फॉलो राइट द प्रोसेस। तो स्मॉल कैपिटल इज ब्लेसिंग, मेक माय वर्ड्स। मतलब ये लोगों का वो धारा है कि बड़ा पैसे से बड़ा पैसा बनता है, बड़ी रिस्क लेने से बड़ी रिवॉर्ड आता है, टोटल रॉन्ग कंसेप्शन है। अच्छा, छोटा कैपिटल रहता है तो आप हर तरह का एक रिस्क ले ही लेते हैं कि चलो ठीक है, मतलब नहीं मेरा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप इजीली स्टॉक के अंदर एंट्री एग्जिट फास्ट कर सकते हैं। बड़े कैपिटल के साथ एंट्री एग्जिट दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी तो स्मॉल कैपिटल हमेशा ब्लेसिंग है, वहां पे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। बट नंबर ऑफ ट्रेड्स हमेशा ज्यादा होंगे स्मॉल कैपिटल में? नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते जाएंगे। कम होंगे सर कैपिटल साइज, जब कैपिटल साइज बढ़ी रहेगी, हमने पोजीशन साइजिंग पे बात नहीं की, मैं 5 मिनट बोलूँगा कि जब कैपिटल साइज आपकी बड़ी होगी तो किसी भी स्टॉक में 25% की पोजीशन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। पर जब कैपिटल छोटी होगी तो किसी स्टॉक में 25%, 30%, 40% की पोजीशन बनाना आसान है। हाँ, बट क्वांटम ज्यादा होगा। बट मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे क्या? सर डाइवर्सिफिकेशन से पैसा नहीं बनता है, राइट। आपको कॉन्सेंट्रेशन में आना पड़ेगा, पर वो भी प्रोसेस के थ्रू। राइट। हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेशन में आना है प्रॉफिट्स में। राइट। और मैं गया हूँ लाइफ में 2-3 बार, ऐसा भी गया हूँ कि मेरी 80% पोजीशन एक ही सेक्टर में या 5 स्टॉक्स में। ओ बाबा रे। बट मैं गेट पे खड़ा रहता था बिल्कुल, विद टाइट स्टॉप लॉस कि बस भागना है। बट वहीं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आएंगे, वहीं आप रिटर्न्स मार्केट को बीट कर पाओगे। कोई क्या सिचुएशन में ऐसा था क्या कभी कि कोई एक स्टॉक में आपका ऑलमोस्ट 20, 25, 30% तक पोजीशन पड़ा एक ही स्टॉक में? 2017-16 HEG, ओ, यूनिटेक, आई कैन नेम द स्टॉक। अभी इसराइली में PSU बैंक्स, नॉट ऑन अ सिंगल स्टॉक्स, बट 4-5 स्टॉक्स, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स थे उस टाइम जो अभी रैली चली थी PSU बैंक्स की, वॉल्यूम्स थे मिड कैप में। स्मॉल PSU बैंक्स सारे 20 के 70, 20 के 60। और आपने आइडेंटिफिकेशन वही वॉल्यूम बेस आप चेक करो सर, PSU बैंक में 12-12 साल के वॉल्यूम ब्रेकआउट हुए थे सब में, और जब वो ऑलरेडी 20, 30, 50% चल चुके थे बॉटम से, मतलब 100 का 10 रुपए का 20 रुपए हो चुका था। आप 20-25 में घुस रहे हो तो वहां पे 70 जाके आया है। करेक्ट। चेक यूको बैंक और अदर स्टॉक्स जाके आया है। बट उनमें आपका ओवरऑल 25-30%। सो बेसिकली यू आर अ कॉन्सेंट्रेटेड बेट गाय, बिकॉज़ उसी में आपको सर अल्फा रिटर्न तो उसी में आएंगे। हाँ, बट आई एम दिस इज फॉर प्रो। या इट्स अ प्रो, दिस इज फॉर प्रो, आई एम नॉट सजेस्टिंग इट। बट सर ट्रेडिंग जो कर रहा प्रो ही है ना भाई। नहीं तो आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जो ट्रेडिंग कर रहा है माइंडसेट से, मतलब कितना हफ्ते में कितना घंटे मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो आप प्रो हो, बताइए मिनिमम। नहीं, रोज का 2-3-4 घंटे भी दे रहे हो तो आप प्रो हो, 3 घंटा 4 घंटा भी दे रहे हो तो आप प्रो। अगर कोई हफ्ते में 10 ही घंटा दे सकता है तो वो क्या करे? आपको हायर टाइम फ्रेम से ट्रेड करना पड़ेगा, रिटर्न उतने आएंगे। लोगों का से मिसकंसेप्शन है कि इंटर ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसे बनते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आपको सिलेक्शन करना है, आपके बिहेवियर, आपके टाइम कितना है आपके पास उसका, बट पैसे सेम आएंगे, रिटर्न सेम आएंगे। मतलब आप अगर वीक में समझो 5 घंटा दे सकते हो तो आप, या बीच में आप 10 घंटा दे सकते हो तो आप डेली चार्ट पे ट्रेड करो। आप वीक में से 3 घंटा दे सकते हो तो वीकली चार्ट पे ट्रेड करो, रिटर्न सेम आएंगे सर। सही, रिटर्न्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल देन you are not strategy professional. should be like a non-professional, Yes. but there is some category basis. Yes. हम लोगों ने हाँ, अच्छा। बोले। नहीं तो उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कई लोग ट्रेडर साथ में काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा ब्रदर के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं अपने फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ। वी डोंट डिस्कस आवर ट्रेड्स और आवर ओपिनियंस व्हेन वी आर इन पोजीशन, डोंट डिस्कस इट। 2 ओपिनियन मिक्स करके आपका ब्लंडर होने का बहुत चांसेस है सर। ये सब चीज़ें सुपर परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगी। तो
तो आप ट्रेड के अंदर हो सर। जब मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड के अंदर होता हूँ, मेरे फुल होता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ मार्केट से। किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना, मार्केट क्या लग रहा है डिस्कस नहीं करना, स्टॉक क्या, बिकॉज वो टाइम मेरा खुद का एनर्जी और मेरा खुद का माइंडसेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने बोला अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, बट मुझे आइसोलेट भी होना है। मुझे पता होना चाहिए कि ओपिनियन मिक्स नहीं करना है, तुझे क्या लग रहा है मुझे, वो सर सबसे ज़्यादा आपके रिजल्ट्स को हैम्पर करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है, टू हैंडल दैट माइंडसेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रॉफिट्स आता है उसको आप सिस्टम से निकालते जाओ। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीए मुझे बोलते हैं 20% प्रॉफिट हर साल निकालो। अच्छा, आपको रखना भी है। हाँ। पर अगर ऑप्शंस कर रहे हो, मैं बोलता हूँ 50% प्रॉफिट निकालते चलो। मतलब डिपेंड आप क्या चीज कर रहे हो। प्रॉफिट सिस्टम से हर साल निकलना बहुत जरूरी, जो किसी और असेट क्लास में जाके इन्वेस्ट होना चाहिए। ये लकीली मैं लकी था, 2004, 5, 6 में ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने जैसे रियल एस्टेट या अदर असेट क्लास में अपने आप को प्लेस किया, एंड दैट गिव्स यू मेंटल कंफर्ट टू ट्रेड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रॉफिट को सिस्टम से, लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को सिस्टम से निकालते नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट होता है कि आप सर मार्केट बहुत क्रूल, मतलब खराब है। हाँ। वो 10 साल की मेहनत का पैसा आपको 10 महीने में ले आ सकता है, ये उसकी ये भी उसमें केपेबल है। तो आपको अगर सिस्टम से पैसा निकला हुआ रहेगा तो वो आपको बैलेंस बना के रहेगा। देन सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लोग बोलते हैं भाव भगवान छे, मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस भगवान छे। सर निकल जाओ, अगर आप गलत हो ना, आपने जो सोचा है निकल जाओ, और स्टॉप लॉस यहाँ नहीं सिस्टम में होना चाहिए, निकल जाओ। बिकॉज क्या होता है सर, लॉस क्या चीज़ है ना, मेरे को बड़ी किसी ने एक एनालॉजी दी थी कभी कि लॉस ट्रेड, आपका जो लॉस ट्रेड है वो है ना डेड बॉडी की जैसा है। आप डेड बॉडी कितना देर अपने घर में रखते हो? मैक्सिमम 24 घंटा किसी भी इमरजेंसी में। सर मैं अपना लॉस का ट्रेड मैक्सिमम 24 घंटा मेरी बुक्स में रखता हूँ। मतलब मैं आपको समझाया हूँ, लिटरली मैं किसी भी सिस्टम से लिया हूँ, अगर आज 12 बजे ट्रेड लिया और कल 12 तक लॉस में, मैं सामने से काट दूंगा उसको। इस पे मैं भी वैल्यू ऐड करता हूँ। और अगर एक्सीडेंट से डेड बॉडी हुई है तो पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सिस्टम बेस फॉलो नहीं किया तो लॉस हो गया, अगर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि गलत काम हुआ है। डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन सर वो आज भी लोग पूछते हैं कैसे सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन करूं, कैसे कौन सा इंडिकेटर डालूं, कौन सा करूं, कैसे। सर वो आज भी होली ग्रेल ढूंढ रहे हैं। सर कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आपका जर्नल ही एक होली ग्रेल है, इसके सिवा कोई होली ग्रेल नहीं है। सही है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम, मुझे लगता है ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आप रिमूव करने के बारे में सोचो, ना कि ऐड करने के बारे में। सर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो मैंने सीखा नहीं हो, वो इलियट हो, ज्ञान हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी चीज़ें होती ना सर, सब कुछ सीखा है, और फिर रिवर्स स्टार्ट किया कि ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, सब निकालते चले गए। सिंपलिस्टिक सिस्टम रखें, और वो जो होली ग्रेल और रेस के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं उसको कूल डाउन करें। सही है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आप ये बात बोल रहे हैं ना सारी, तो आई वांट टू शो यू समथिंग। सर दिस लुक समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आया है सर, जोरदार वाला। तो ये जो जर्नल वाली कॉन्सेप्ट है ना, Okay. इसी पे मैंने एक बेसिकली इट्स अ टेम्पलेट, इट्स अ बंच ऑफ पेपर्स एंड इट्स कॉल्ड योर ट्रेडिंग कर्मा। तो हर आदमी को अल्टीमेटली अपना कर्मा ठीक करना है। Okay. तो ट्रेडिंग भी तो कर्मा ठीक होगा तभी होगा। Definitely. एंड व्हाट इज कर्मा, कि जो मेरी सोच है, हाँ, जो प्रिंसिपल्स है, हाँ, मैं उसको फॉलो किया हूँ, मेरा कर्मा है। हाँ, मेरा लॉस हुआ कोई बात, हाँ, that बट is a हैव आई process. फॉलोड द प्रिंसिपल, यस दैट इज कर्मा। हाँ, तो ये एक मेरा Wow, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या उस तरह से फॉलोअर्स होते हैं, तो पहले तो हो गया कि बेसिकली आप कोई भी बुक, कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे फेस टू फेस आपने देखा या कुछ भी किया, तो उसका नोट्स बनाए। awesome सर। तो इतना तारीख को मैंने ये पढ़ा, उसका मेरा नोट्स है। तो रमेश दवानी से मिले तो नोट्स यहाँ पर पढ़ा। सर मतलब है मेरे पास, मतलब मेरा हमेशा आदत रहा है कि मैं किसी के साथ भी बैठा हूँगा, तो अगर मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका क्या आंसर है, उसके नोट्स में आफ्टर द मीटिंग बनाता हूँ, और उसका मैं 10 साल बाद भी रिकॉर्ड उठा के देखूंगा, तो मेरे पास हमेशा रहेगा। दैट इज व्हाट यू गिव। ऑसम सर, ऑसम। और उसके बाद में यहाँ पर है, ये है आपके ट्रेड कर्मास। सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉकेज, और आपका टीम का जो ब्यूटी है ना सर, जो आप ये चीज़ दे रहे हो सर, ये कहाँ मिलता है? ये सब खुद करना पड़ता पीछे, या ये जब हम सीखना स्टार्ट किया ना सर, ये कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। हम लोग सब जब जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, आई थिंक यू आर आल्सो अराउंड 40, और हम भी उससे, तो हम जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं वहाँ तो क्लैरिटी था, पापा बोलते थे कि ये नहीं करना, तो और कुछ भी कर ले।
and now we obviously guys I want to show you, look at the book. विवेक भाई बिल्कुल सबको याद दिला रहे हैं कि जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है, और ऑसम चीज़ें मतलब बुक्स उन्होंने दी है, हाउ टू मेक नोट्स, और उसके बाद योर ट्रेड जर्नल, ऑसम विवेक भाई बहुत जोरदार ट्रेड कर्मा है, हाँ कर्मा पॉइंट्स every trade. वाओ So finally at the end of the week you will write here कितना कर्मा पॉइंट मैंने लिया, and you actually दिस इज ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी, this is account. दिस इज ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी, कि आप अपने आप को बता रहे हो कि व्हाट आई डिड। तो अच्छा लगा आपसे सुन के इसके बारे सर में। ये तो जबरदस्त ये है। हम दे ये रहे कैसे मिलेगा सर हमें? अरे सर आपके लिए तो है ये सर, थैंक यू। But नहीं, we but are- ये सभी मतलब ये हम लोग एक्चुअली हम अभी तो हमारे स्टॉकेज क्लब मेंबर लोग को देते हैं, अच्छा। because there is obviously a cost of getting this डेफिनेटली printed. डेफिनेटली तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम दे देते हैं। तो But- स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को जुड़ना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो यू विल गेट लॉट मेनी गुड थिंग्स जो आपको, जिसका कोई प्राइस नहीं, दिस इज प्राइसलेस, This is price. दिस इज प्राइसलेस। कोई इसको यूज कर ले 6 महीने के लिए ना, सर लाइफ चेंज है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, लाइफ चेंज है। अब तो मैं और पुश करवाऊंगा, एग्जांपल दूंगा लोगों को कि देखो भैया इन्होंने यूज किया है, ये नहीं किया बट इन्होंने अपने हिसाब से यूज किया, एंड व्हाट लवली वर्क है सर। सर आपने लोग चालू किए थे 4 बजे शाम को, हाँ तब दिन था, हाँ अभी बज गए हैं 5:45, हाँ, हाँ। रात हो गई है, हाँ लेकिन मेरे पास अभी भी वो जो चार्ट डिस्कशन है वो हाँ, पेंडिंग पर है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो क्योंकि आपका फ्लाइट भी है हाँ तो आई डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू हाँ। यू, बट वो चार्ट डिस्कशन बिना किए नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो अगर बिफोर वी गेट इनटू चार्ट डिस्कशन क्विक, अगर आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स है। सर अगेन ये आपका जो कर्म वाला पॉइंट है कि ये कांस्टेंट लर्निंग है, सबसे आपको सीखना है, आपको देखना है कि आप कैसे, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, और उस टाइप के ट्रेडर आपको फाइंड आउट करना है उनको, जिसको मैं बोलता हूँ रोल मॉडल, कि आपको अमिताभ बच्चन बनना है या आपको सहवाग बनना है, आपको द्रविड़ बनना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करके कॉपी कर ले। जैसे कई सक्सेसफुल ट्रेडर हुए, आप अगर बात करेंगे पॉल ट्यूडर जोन्स, उनके मेंटोर थे सर टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स इज मेंटोर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका मेंटोरिंग किया है। तो पॉल ट्यूडर जोन्स ने 10 साल तक पे किया टोनी रॉबिन्स को जस्ट टू मेंटोर हिम, और उनका कैरेक्टरिस्टिक था वो शॉर्ट सेल ज्यादा करते थे। तो मैं जाके देखता हूँ जॉस सोजर ने अपना सबसे ज्यादा पैसा बनाया शॉर्ट सेल करके, उसका जेसी लियोमोर का बैड स्टोरी लोग सुनते हैं, बट उनका आप स्टाइल को देखो, उन्होंने पैसा बनाया शॉर्ट सेल करके। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप कॉपी करो, अगर आप खुद शॉर्ट सेलर हो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करो। आप निकलस डार्वस ऐसे डांसर, लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी और प्रोफेशन में हैं कैसे, आप निकलस डार्वस का बुक पढ़ो, वो ही वॉज अ डांसर और कैसे उन्होंने सक्सेसफुल ट्रेडिंग किया। ये सारा लर्निंग आप जब करेंगे, इनका नोट्स बनाएंगे, तो इससे आपका ऑटोमेटिक बेस बिल्डिंग होगा, आपका लाइफ का जर्नी जो है बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और एट लास्ट सर कांस्टेंट लर्निंग के इंपॉर्टेंट साथ में सर एनर्जी होती है, एनर्जी फ्लो करती है। तो आप जब अच्छे सेमिनार में अच्छे लोगों के बीच में जाके बैठते हो, अपने आसपास अच्छे लोग रखते हो, तो ऑटोमेटिक आपको राइट एनर्जी, राइट ऑरा आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती है, बिकॉज यूनिवर्स इज लुकिंग एट यू। अगर आप वो एनर्जी तक पहुंचोगे ही नहीं, अगर मुझे मेरे फ्रेंड बोलते थे अगर तू इंदौर में बैठे रहता तो कौन निकलता। मैं जब 2004, 5, 10 में सेमिनार में जाता था सर, इंदौर से कोई नहीं मिलता था। अब तो बहुत लोग मिलते हैं, अब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट उस टाइम कोई नहीं निकलता था। तो जो आप बोलते हैं ना कुएं का मेंढक रह जाओगे, तो आपको उस एनर्जी तक तो पहुंचना पड़ेगा। यस देयर इज अ कॉस्ट टू इट, अब थोड़ा है, बट देखिए फ्री में बहुत कंटेंट मिल रहा है, पहले तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लो। उसका कहीं कभी कोशिश करो आपकी, जहां अच्छे लोग आपके सक्सेसफुल, आपके जो आपको ऑप्शन बाइंग सीखना है, और ऑप्शन बाइंग के सक्सेसफुल होगा, जाके आप बैठो, आप 2 पॉइंट ऐसा लेकर आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है सर। चार्ट्स पे आते हैं सर। सो इसमें लेट मी जस्ट टेक 2-3 स्टॉक्स जो अपने उस सर से ही बात किए थे। एक तो अडानी देखते हैं, अडानी एंटरप्राइज, और एक कैंपस, ये दो था, और आईटीसी डिस्कस, ये 3 स्टॉक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अडानी एंटरप्राइज, इसमें मुझे पता है आपने भी ट्रेड किया था, बिल्कुल, और आपने सही टाइम पे एग्जिट कर लिया था इसमें, बिल्कुल। तो आप कैसे किए बताइए सर। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको देखिए, जब ये पहले मूव किया तो इट्स अ डिफरेंट एंगल, ही टुक अ पॉज, नया रैली स्टार्ट हुआ, बट जो हम उस टाइम भी डिस्कस किए थे जब हम ये कर रहे थे कि एंगल क्या था, इट्स नॉट अ 30 डिग्री, इट्स नॉट अ 45, इट्स गोइंग टू 60 डिग्री एंगल, पूरा टिक 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 ऊपर जा रहा है। मेरा सिंपल सिस्टम है, एनी बडी कैन फॉलो दिस एग्जिट के लिए, जब स्टॉक का एंगल 70 डिग्री हो जाए,
यू आइदर चूज अ 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोज आया एग्जिट मान लो। बहुत सिंपल है सर, आप यूनिवर्सली किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको लगा लेना। अगर स्टॉक 70 डिग्री एंगल पे है, सबसे बेस्ट एग्जिट आपको 5 की मूविंग एवरेज या 10 की मूविंग एवरेज से मिल जाएगी। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी स्टॉक ने 5 और 10 की मूविंग एवरेज पे एग्जिट दिया है, वो आपको फिर एंट्री देने का रिस्क रिवॉर्ड का नया इक्वेशन देगा, नया चांस देगा, दैट्स इट। तो अगर यहाँ आप देखोगे, यहाँ 5 का एग्जिट यहाँ मिला था हमें, इसने चांस दिया वापस एग्जिट, यहाँ वो 5 का एग्जिट हमको विथ अ वॉल्यूम आपको सेलर्स बार मिला, इसके नीचे आप एग्जिट किए, उसने वापस री एंट्री दिया। ये जो मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 50 पे फिर एंट्री दे रहा है आपको। तो अगर एंगल आप वापस देखो, इसका एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, एग्जिट दिया, आप ले लो। और आप देखो स्टॉक ऊपर गया, फिर बेस बनाया, ब्रेकआउट किया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एग्जिट दिया, 5 का मूविंग एवरेज से आपने एग्जिट लिया, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया। सर मेरा सिंपल रूल है, अगर कोई स्टॉक डेली के अंदर 50 डे के नीचे का चलना चालू हो गया, लो टूट गया, बाहर सर, बाहर मेरी डिलीट, मतलब जब तक वो 50 के ऊपर नहीं आएगा मैं उसको खोल के भी नहीं देखूंगा, कितना ही स्टोरी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ 50 के नीचे क्लोज आया था सर, दिख रहा है आपको, लो नहीं गया, यू कैन सी द लो नहीं गया उसका। बट वहीं आप इसको देखोगे, यहाँ पे पहले ऊपर गया, टच किया, क्लासिकल पुल बैक, और फिर जो फॉल आया तो उसने लुक बैक भी नहीं किया पीछे। बेसिक मूविंग एवरेज है, बेसिक मूविंग एवरेज, मतलब सिंप्लिसिटी में बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंप्लिसिटी। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मैं बोल रहा हूँ, आप 3 मिनट चार्ट से लेके मंथली चार्ट तक लगाना है, यूनिवर्सल है सर। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं वीकली में या मंथली में, समझो स्टॉक 100 का 400 हुआ, 400 से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ सर, 100 रुपये हो गया, वो 5 का मूविंग एवरेज को मैं क्लोज नहीं के ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब कई एग्जांपल्स आप पीछे जाके देखोगे ना, अब जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं वो अपने अपने स्टॉक्स को लगा के देखे, सही है, और उसमें चेक करें क्या मेरा स्टॉक 100 डेज के ऊपर है, क्या उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। मतलब सिंपल टेम्पलेट दे रहा हूं मैं आपको, 200 डेज के ऊपर 50 है, 50 के ऊपर आपका स्टॉक है, आप ट्रेड करो, 50 के नीचे जाए आप एग्जिट मान लो, सिंपल। और 5 की मूविंग एवरेज से या 10 की मूविंग एवरेज से आप उसमें एग्जिट ले सकते हो एनी टाइम। और आपको बेस के लिए तो मिनरल सर ने जो वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन वाला पैटर्न बताया, उससे आप एग्जिट बना सकते हो। तो एग्जिट जो आप 5 मिनट्स वाला बोला, तो वही 50% एग्जिट करो, तो 50% बाद में एग्जिट करो, ऐसा? मैं तो सर 5 मूविंग एवरेज से 100% एग्जिट लेता हूँ। दूसरा स्टॉक लेते हैं, चलिए कैंपस का। मुझे याद है जब हमने इंटरेक्ट कर रहे थे तो उस समय आप होल्ड कर रहे थे इसको, और आप एग्जिट फिर कर गए। तो यहाँ में आपका लॉजिक के हिसाब से मैं देखता हूँ, अगेन दिस इज, इसमें एक ब्यूटीफुल चीज में जो इसमें और उसमें फर्क है, आपने वो चार्ट देखा था जिसके अंदर जो बार्स थी वो बड़ी सिंपल थी, वॉलेटिलिटी कम थी, जो रैली था उसमें वॉलेटिलिटी कम था। कैंपस के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और ऐसा नहीं, ये आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा है कि मुझे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो इसमें हो सकता है 5 के एग्जिट की आपको 10 के एग्जिट लेना पड़े, आप 10 मूविंग का मूविंग लगा लो और उससे एग्जिट ले लो। अच्छा, मतलब आपको अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम है तो 5 पे चले जाओ, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो 10 के। पर वो डिपेंड करता है वापस कि जो आपका रैली है वो कौन सी एंगल से हो रहा है। अगर उसने वो यहाँ एग्जिट दी एंड अगेन री एंट्री, आपके अपने क्राइटेरिया, आई एम नॉट सेइंग कि वो वापस 5 के ऊपर क्लोज देता आप एंट्री ले लो, आई एम जस्ट यूजिंग फॉर एग्जिट। यहाँ पे एग्जिट आया, यहाँ फिर एग्जिट आया, वॉट एवर, मैंने ये ब्रेकआउट लिया, फेल ब्रेकआउट, एग्जिट आया, आपने ले लिया, 50 के नीचे आया, कैंपस डिलीट, देखना भी नहीं कैंपस को। उसके बाद कोई भी प्यार नहीं है सर स्टॉक से, सिस्टम फॉलो करना है। आईटीसी में क्या हो रहा है देखिए, हम जब शायद आईटीसी डिस्कस करें तब ये वाला पीरियड था जो हम 4 महीने पहले, यस ये वाला पीरियड था। आईटीसी के अंदर सेम एग्जिट आया, 50 पे ही ट्राई टू टुक सपोर्ट, नीचे आया, एग्जिट ले लिया, फिर 50 के ऊपर आया, क्लासिकल एग्जांपल, फिर 50 के आया। सर मैं एक चीज़ और फॉलो करता हूँ, जब हम चार्ट लेके बैठे हैं तो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने रॉबर्ट माइनर से एक बार सीखा था मल्टी टाइम फ्रेम सिस्टम, कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 2 टाइम फ्रेम्स। एक हाई टाइम फ्रेम लो, तो मैं अगर डेली चार्ट पे किसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो मैं उसके वीकली का ट्रेंड भी देखता हूँ। तो अगर उसमें वीकली ट्रेंड सेट है तो मैं डेली के सारे बाय लूंगा। अच्छा, अगर मैं डेली, तो इसमें एक चीज ये गलती नहीं करना है कि आवरली और वीकली करो, आपको 2 टाइम फ्रेम पास पास के रखना है। तो अगर आप आवरली ट्रेड करते हो तो आपका मदर टाइम फ्रेम हो गया डेली, आप 15 मिनट ट्रेड करते हो तो आपका मदर टाइम फ्रेम हो गया आवरली, बस आपको। तो आप आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, एक आपका मदर टाइम फ्रेम है। तो जो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो वीकली मेरा मदर टाइम फ्रेम है और डेली मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। तो अगर वीकली सेट है तो मेरी लिस्ट में रहेगा
बट जब ये डेली में 50 के ऊपर आएगा और अगर वीकली सेट है तो मैं एंट्री लूंगा। तो ऐसा नहीं कि एक कोई आया रैंडमली वो स्टॉक खोल के बैठ गया और उसने 50 के ऊपर आया तो इसलिए मैंने ले लिया, आपने सेमिनार मतलब बोला था। देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट कि मैं 2 टाइम फ्रेम की, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट कि अगर हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है तो लोअर टाइम फ्रेम के पुलबैक्स आपको बाय करना है। बरोबर, क्योंकि पुलबैक्स पे सर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिलता है। यस, आपको खेलना तो रिस्क रिवॉर्ड, सर इट जस्ट अ गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। मुझे तो 1:3 से कम के ट्रेड चाहिए ही नहीं। मैं कितनी बार भी अटेम्प्ट मारूंगा पर मुझे 1:3 से कम चाहिए नहीं, बिकॉज मैथमेटिकल इक्वेशन डाल के देख लो एक्सेल में, उससे कम में आपको पैसे बने। और आपको इवन एट 40% एक्यूरेसी 1:3 यू मेक मनी, और यही 1:7, 8, 10 हो जाएगा तो यू विल लॉट ऑफ मनी। दैट इज अ गेम एक्चुअली, दैट इज अ सिंपल गेम ऑफ ट्रेडिंग। अच्छी रेनेसेंस टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं उनका जब वीडियो इंटरव्यू वगैरह देखते हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट इतना सही उन्होंने बता रखा है ना कि मैथमेटिक अगर कोई ये समझ ले कि 1:7, 1:8 कर ले और तुम 25% भी राइट हो तो भी पैसा तुम बना लेगा। इसमें एक और चीज है, हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, हाँ, कोई भी ऐसा सिस्टम जो 25% राइट होता है हाँ, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसका लॉजिक है, हाँ, सर हम हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड है सर। 25% का राइट का मतलब आप 7 ट्रेड तो गलत करने वाले हो सर। वेरी वेरी हाई लाइक अ ट्रेडर लाइक मी कि मैं 6 गलत ट्रेड करके 7वां लेने के चांसेस शायद गलत हो जाएंगे। डिमोटिवेट, तो वो 1:20 भी आने वाला होगा ना 7वें ट्रेड में सर, तो देयर इज अ लेस चांसेस कि हो सकता है मैं वहाँ पोजीशन साइजिंग कम कर लूँ, वहाँ कुछ और कर लूँ। तो 50-50 वही 45 से 55, इसलिए जितने सक्सेसफुल ट्रेडर का पढ़ोगे उनका एवरेज 45। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बताता है जिसमें वो बोलता है कि मैं 3 बार सही होता हूँ पर मैं 1:30 होता हूँ, सर वो हो सकता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वो चैलेंजिंग है। आपको सारे सिस्टम का सिलेक्शन वैसे करना है जो आपके माइंड को सेट होता हो। आपको ह्यूमन बिहेवियर को वहाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा। सही है। अच्छा, एक स्टॉक है, हाँ, मैं अभी का, हाँ, जो मैं बहुत क्लोजली हाँ, देख रहा हूँ, हाँ, हाँ, कलकत्ते की कंपनी है सेरा, ठीक है, इसका मूवमेंट अभी आप देख के मेरे को बताइए क्या है। सर आप जैसे ये स्टॉक देख रहे हैं, ये चार्ट देख रहे हैं, कहाँ मैं बोलता हूँ हर स्टॉक का भी एक टाइम फ्रेम होता है। ये मेरा बिलीफ है, हर स्टॉक का एक टाइम फ्रेम होता है। तो जैसे एक स्टॉक है सर सीजी पावर, कांस्टेंट चल रहा है सर। वो स्टॉक एक्चुअली मंथली और वीकली से ट्रेड करने का है। अगर उस स्टॉक को आप डेली 75 या लोअर टाइम से करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ फेलियर्स। तो हर एक स्टॉक का एक टाइम फ्रेम स्टोरी होता है जो आपको रीड करना आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर कि ये कैसे डिसाइड करो कि ये किसका टाइम फ्रेम है। सर स्टॉक का जो मदर टाइम फ्रेम है उसका एंगल 70 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए और जो उसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसका एंगल 40 डिग्री होना चाहिए। और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि सेरा का यहाँ एंगल क्या था, फ्लैट। तो मतलब इस पीरियड में मुझे सेरा जो है डेली से ट्रेड करना ही नहीं था। अभी एंगल चेंज हो गया है तो सर ये मेरा बेसिकली मदर टाइम फ्रेम है और मुझे इससे एक लोअर टाइम फ्रेम से आके ट्रेड लेना चाहिए। सही। ये देखिए जो लास्ट तक रुके ना वीडियो में उनको फायदा हुआ, लास्ट में जबरदस्त। आप एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हम सीजी पावर का। हाँ दिखाइए सर। इसका हम मंथली खोलते हैं, वो टू मंथली सर। एंगल पूरा 90 डिग्री, ओह माय गॉड 90 डिग्री एंगल है, क्रेजी। आप देख रहे हो इसको। लाइफ टाइम है थोड़ा इस पीरियड पे 117 रुपए पे लाइफ टाइम है थोड़ा था। उसके बाद से एंगल जो है वो 70s 80s। ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम नहीं है, इसका एक टाइम फ्रेम लोअर जाके हमको ट्रेड ढूंढना है। गो टू वीकली, you will get a good trades. बट अभी इसी को आप यहाँ you will get very good trades, एंट्री एग्जिट सब परफेक्ट मिलेगा। लेकिन इसी को आप जैसे ही डेली पे जाओगे ना सर, आपको बहुत सारे इफ एंड बट्स मिलेंगे, बहुत सारा पुल बैक्स मिलेगा। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड को मैच करने में चैलेंज आता है। ये सर मेरा स्टाइल है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है, बट मेरा स्टाइल है। मैं अगर सीजी पावर ट्रेड करूँगा तो वीकली और मंथली से ही करूँगा। इट इज़ नॉट फॉर डेली एंड अवर्ली चार्ट ट्रेडर। बट अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर से डेली के अंदर कोई रैली स्टार्ट हुआ है तो उस छोटे से टाइम फ्रेम में मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उसको ट्रेड कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि वॉल्यूम्स हो। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड करना है, अवर्ली चार्ट्स को ट्रेड करना है सर, स्टॉक शुड हैव लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। स्टॉक शुड हैव लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। अगर आपको और 15 मिनट जाकर ट्रेड करना है सर योर स्टॉक, इसलिए सर बैंक निफ्टी में क्यों इतना लोग ट्रेड करते हैं, बिकॉज सर वहाँ वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त है। आप जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम को लो वॉल्यूम स्टॉक में लगाएंगे आपकी सक्सेस रेशियो इंडिकेटर से गिरना स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपको हाई वॉल्यूम्स मेंटेन करना है उन्हीं स्टॉक्स में। अगर उसका एंगल, सिर्फ एंगल देख के आपको लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये भी देखना है उसमें वॉल्यूम्स उसको मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। पर एंगल अगर वीकली के अंदर में 90 डिग्री हो गया तो क्या करें? एंगल इसमें हुआ वीकली के अंदर 90 डिग्री हो तो आपको, वीकली में 90 डिग्री हो तो आपको डेली से ट्रेड करना है। अच्छा, बट और अगर ट्रेड आपने ऑलरेडी वीकली से ले रखा है अच्छा तो आप डेली से एग्जिट ले सकते हो। ओके 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 ओके, समझ गया मैं। तो ट्रेड अगर मैं वीकली से ले रखा हूँ तब वो डिग्री एंगल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ओपिनियन बनाने के लिए। सर मैं इसीलिए हाई टाइम फ्रेम में ओपिनियन बनाने के कि ये जो स्टॉक का रैली है, ये पर्टिकुलर रैली किस टाइम फ्रेम को सूट कर रहा है। तो जितना आप उस स्टॉक को देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना आप समझ पाओगे कि ये इसके लायक है, ये इसके सर लायक है। 1 सेकंड लगता है। मैं आपको एक कंसेप्ट बोलूंगा, आप एक सेकंड में आप भी उतनी फास्ट बता पाओगे कि ये इस टाइम फ्रेम से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर उस टाइम फ्रेम में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, गो टू अ हायर टाइम फ्रेम, उसे ट्रेड करो। क्या बात है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बहुत सही। आई थिंक ये सब थ्योरी से स्टॉक्स लाइक अडानी वगैरह में कितना पीसफुल ट्रेडिंग किया जा सकता है ना सर ऑसम। नहीं तो फिर आप हमेशा बॉदर्ड ही होते हो, हर एक घंटे में ढैक 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 कर रहा है। यस 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 यस। अश्विन भाई बहुत मजा आया। हाँ, मन तो नहीं कर रहा बंद करने का, लेकिन इतना मतलब एग्जॉस्टिव लर्निंग सेशन, इंटरेक्शन, व्हाटएवर आई कॉल इट, फ्रेंडली इंटरेक्शंस। सर मुझे बात करके बहुत मज़ा आया आपसे। और मैं चाहूँगा कि, मैं लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि मैं चाहूँगा इंडिया में सक्सेसफुल लॉट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर बने, कैश मार्केट में बने, ऑप्शन मार्केट में बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गो विद द डिसिप्लिन, गो विद द फ्लो। यू शुड हैव अ मेंटोर। एक सिस्टम को फॉलो करें, टाइम दें चीज़ों को, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। डोंट चेज, डोंट रिग्रेट ट्रेडिंग भी डेंजरस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आसपास सराउंडेड विद अ गुड पीपल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे लोगों के आसपास सराउंडेड। मतलब मैं सीरियसली थैंकफुल हूँ कि अगर मैं आज इस 22 साल की जर्नी को एंजॉय कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे आसपास वो लोग थे। मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मदर फादर का सपोर्ट था, वाइफ का सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स जिनके मैंने नाम लिया, अभिषेक, शेजल, विजित, ब्रदर विशाल, ये लोग नहीं होते अगर मेरी लाइफ में, तो मैं जो अश्विन पोरवाल है वो शायद नहीं बन पाता कभी भी। और आप जैसे लोग जो लाइफ में हमेशा एक, मतलब जितने लोगों से मिला कुछ न कुछ एक पॉइंट लेके उठता हूँ। आज आपसे मिलके जा रहा हूँ तो 2 पॉइंट आपसे भी कुछ न कुछ लेके जाऊंगा कि मुझे मालूम है, वो जाके उसको नोट्स बनाऊंगा कि आज विवेक भाई से क्या सीखा है। मैंने डायरी भी दे दी। आपने डायरी भी दे दी है। तो ये लर्निंग, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ ये कन्वर्सेशन करके। एंड वेरी 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 हाई रिस्पेक्ट ऑफ योर वर्क। मतलब आपने मेरी लाइफ को इतना आसान बना दिया है, बिकॉज देयर इज अ चैलेंज। सी लॉट ऑफ पीपल कम टू अस कि सर आप सिखा दो। आई एम नॉट अ गुड टीचर, I may be or may not be a good trainer, I don't know, but definitely I'm not a good teacher, but I'm a good trader, I know that. बट आप जितना मतलब ये शब्द लो कि आपका जब वो वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ सिखा नहीं रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इट्स अ नेचुरल टॉक। और वहाँ जो लर्निंग होती है ना, जैसे राहुल सर को मैं जब सुनता हूँ तो वहाँ दिमाग नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे माइंड में अपने आप जाता है, सेम एज यू, कि आपका अपने आप माइंड में जाता है। तो आप जो काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले टाइम में इंडिया में इसका बहुत है। सो प्लीज़ कीप डूइंग दिस। आपका मॉरल कभी डाउन हो रहा हो ना सर, वापस को किक करके और डबल एनर्जी से वापस आपको इसमें आपको कॉल कर लिया करूंगा, बिकॉज मॉरल तो बहुत बार डाउन हो जाता है। बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस फीडबैक। माय एंटायर टीम इज वेरी हैप्पी कि चलो एफर्ट डाल रहे हैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। थैंक यू वेरी मच सर। लेट्स स्टे इन टच एंड आप बस ऐसे ही ग्रो करते हैं। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए दोस्तों, कैसा लगा? मज़ा आया? मज़ा तो आना ही चाहिए। लास्ट तक रुके, रुकना है। अगर नहीं रुके तो गलत बात है, और रुके हैं तो गिव अ पैट ऑन योर बैक, बिकॉज यू रियली वांट टू ग्रो इन दिस मार्केट। इसीलिए आप शायद लास्ट तक रुके। एंड ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस डिजर्व्स टू रीच वेरेवर इट शुड रीच। बाकी अश्विन भाई से हम कुछ और भी लेते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।